गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है सबको? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ग्रुप नंबर 13 14 दोनों कंप्लीट करेंगे और 15 जितना हुआ उतना खत्म करेंगे। 15 का रिमेनिंग 16 17 एंड 18 फिर बाद में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि 18 तो हार्डली 10 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, याद रखना पी ब्लॉक हमारे नीट में पूरा नहीं है। जितना मैं ड्रोन चार्ट में पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा एक भी वर्ड पढ़ना नहीं है। इज दैट क्लियर? यस। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें जितना ध्यान से सुनोगे उतना आपको ज्यादा याद हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 इज ऑल्सो नोन एज बोरॉन फैमिली बिकॉज इस फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है, म्यूट करो सब लोग, फर्स्ट मेंबर है वो है बोरॉन। ठीक है, उसके बाद में आता है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम। इसको कैसे याद रखेंगे? बाल गए इंडियन तेल से नहा के। ठीक है, बाल गए इंडियन तेल से नहा के। ठीक है, याद रखना। इसमें जो निहोनियम है वो मैन मेड है और इसका हाफ लाइफ है सिर्फ 20 सेकेंड। खाली सुनते जाना, याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोरॉन जो है इट इज अ टिपिकली नॉन मेटल। ठीक है, म्यूट करो बच्चों प्लीज। ठीक है, इट इज अ रेयर एलिमेंट, एक्सट्रीमली हार्ड ब्लैक कलर सॉलिड। अरे कौन है ये? कौन है? बोरॉन के दो आइसोटोप है, एक B10 और एक B11। इसका 19% है, इसका 81% है, याद रखना। बोरॉन का परसेंटेज बाय मास बहुत कम है, इट इज 10⁻⁻⁴ बाय मास। ठीक है, एल्यूमिनियम की बात करते हैं, इट इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल। ठीक है, सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट पूछा ना तो ऑक्सीजन है बच्चों, याद रखना। अबंडेंट एलिमेंट पूछा तो ऑक्सीजन है, अबंडेंट मेटल पूछा तो एल्यूमिनियम है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन भी आपका मेटल नहीं है और सिलिकॉन भी आपका मेटल नहीं है। तो मेटल में सबसे पहले कौन आता है? एल्यूमिनियम ही आता है। ठीक है, याद रखना। तो मोस्ट अबंडेंट, अगर आपको कोई मेटल पूछे तो याद रखना एल्यूमिनियम। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पूछे तो ऑक्सीजन। ठीक है, तो वापस से बता रहा हूँ, बोरॉन इज अ नॉन मेटल, एक्सट्रीमली हार्ड ब्लैक सॉलिड, B10 B11 19% 81%। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल, 8.3% दिया इधर। गैलियम इज अ लो मेल्टिंग सॉलिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, सेम स्टील के जैसा दिखता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों 303। ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये हाई टेम्परेचर को मेजर करने में यूज होता है। इंडियम और थैलियम का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ दिया नहीं है। निहोनियम इज रेडियो एक्टिव, मैन मेड, इसका हाफ लाइफ है 20 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें बोरॉन के बारे में, तो बोरॉन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो हमें फॉर्मूला वाइज याद रखना है। जैसे सबसे पहला आता है ऑर्थ्रोबोरिक एसिड। अभी बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता है कि ऑर्थ्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, तो सुनो, आज के बाद याद रखना, किसी भी एसिड में से अगर मैं एक वाटर निकाल दूं, ठीक है, एक वाटर निकालने के बाद जो नया कंपाउंड बचता है, क्या उसमें एसिड में एच है कि नहीं है? अगर इसके बाद भी अगर एच बचता है तो उसके नाम के आगे ऑर्थ्रो लगता है बेटा, याद रखना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थ्रोबोरिक एसिड। और ये वाला जो एसिड है इसका नाम है मेटाबोरिक एसिड। तो याद रखना, ऑर्थ्रोबोरिक एसिड एंड मेटाबोरिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं इसमें से एक वाटर निकाल दूं तो SO3 बचता है, तो क्या इसमें अभी भी एच है बच्चों? से यस और नो? नो सर। नहीं, तो इसका मतलब इसके नाम के आगे ऑर्थ्रो लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तो याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड ही बोलते हैं, ऑर्थ्रो सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते नहीं है। बच्चों सब लोग मुझे था इस एसिड का नाम बताओ, H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड में से अगर मैं वाटर निकालूं तो यहाँ पे क्या बचेगा नीलेश? HPO3 बचेगा। क्या इसमें अभी भी एच है? तो इसलिए बेटा इसको नाम क्या देखेंगे? ऑर्थ्रो फॉस्फोरिक एसिड, और इसका नाम है मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो इसलिए याद रखना, ऑर्थ्रोबोरिक एसिड का फॉर्मूला H3BO3। बोरेक्स का फॉर्मूला हर स्टूडेंट को याद रखना है, नट्टू काका कम बिफोर 7 o'clock। नट्टू काका कम बिफोर 7 o'clock विथ 10 liters ऑफ वाटर, इसका नाम है बोरेक्स। और 4 liters वाटर रहेगा तो उसका नाम है केरनाइट।
मैं रिपीट करता हूँ, नट्टू काका कम बिफोर 7 o'clock विथ 10 liters ऑफ वाटर, नट्टू काका कम बिफोर 7 o'clock विथ 4 liters ऑफ वाटर। तो 10 liters वाटर रहेगा तो बोरेक्स, 4 liters वाटर रहेगा तो कैरनाइट। ठीक है, ये याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स इज व्हाट? NH2 NP1, मतलब इनके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो बच्चों ये लोग -1 + 1 तो बना सकते हैं क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाऊँ तो कैन वी से दैट यहाँ पे ये लोग कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, गिन के बताओ बच्चों। 3. 3 है, और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब +3 भी दिखा सकते हैं। तो इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होता है? -1 +1 एंड +3, याद रखना। -1 +1 एंड +3। क्या इनके पास में कोई वेकेंट ऑर्बिटल है बच्चों? हाँ। हाँ है ना, और इस वेकेंट ऑर्बिटल का नाम क्या है? पीजेड। और अगर इनके पास में वेकेंट ऑर्बिटल तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे कि डोनेट करेंगे बच्चों? एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट करेंगे तो लुईस एसिड या लुईस बेस। लेविस एसिड। और ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ या न्यूक्लियोफाइल हुआ? इलेक्ट्रोफाइल हुआ। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। चलो सब लोग अभी यहाँ पे ध्यान देना, म्यूट करके रखना। NH2 NP1 इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एटॉमिक रेडा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेंसिटी, ये सब हम लोग ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं। याद आया कुछ आरपी कोड? 153. 15324 वन याद फाइव है ना थ्री टू सबको? फोर और ये भी था हाँ। यहाँ पे गड़बड़, याद है? आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या थे बताओ? -1 +1 एंड +3। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। नाउ बोरॉन जो है, पता है ये अपने पेपर्स में भी आया था कि बोरॉन जो है वो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है। बराबर है, क्यों नहीं बनाता है? बिकॉज इनका फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बोरॉन हमेशा कौन सा कंपाउंड बनाते हैं? कोवलेंट कंपाउंड। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सब कुछ इधर नोट्स में से ही आया है। ये भी नोट्स में से था, ये भी नोट्स में से था, ये देखो ये वाला भी नोट्स में से ही है, तो यही तक पढ़ना है बस अपने को। एल्यूमिनियम जो है वो इजीली अपना +3 बना देता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। टीएल जो है +3 में स्टेबल नहीं है बच्चों। व्हाट आर द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट? -1 +1 एंड +3 ना। +3 का स्टेबिलिटी जैसे जैसे आप है ना डाउन द ग्रुप जाओगे ना, +3 का स्टेबिलिटी कम होते जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ डैश इफेक्ट। किसी को याद है? Inert pair. वेरी नाइस, इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा है, तो इसका मतलब टीएल जो है वो +3 में स्टेबल है या +1 में ज्यादा स्टेबल है बच्चों? +1. +1 में, तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और खुद अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब खुद का क्या कर रहा है? Reduction. तो कौन सा एजेंट है ये? Oxidizing agent. Oxidizing it. देखो एजेंट टीएल होगा। +3 इज अ गुड डैश एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लास्ट ईयर नीट का क्वेश्चन है बच्चों ये। हम्म। Tl+3 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ऑफ डैश इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये देखो सब मैं बोला ना, जो भी है आपको इसमें से ही पढ़ना है, याद रखना। इज दैट हाँ। क्लियर? तो Tl+3 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ऑफ डैश इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और वो +3 से किस में जाना चाहता है? +1 में। ठीक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप +3 का स्टेबिलिटी क्या होता है? कम होता है, एंड +1 का स्टेबिलिटी बढ़ता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। लुईस एसिड स्ट्रेंथ। सर। हाँ बोलो। सर सर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में -1 भी लिखा था, वो -1 हाँ, क्यों आएगा सर? NH2 क्योंकि का देख पूरा बोरॉन ऑक्टेट जो है, कंप्लीट है, बोरॉन NH_P1 में सिर्फ बोरॉन एक है। बोरॉन सुन मेरी बात, बोरॉन जो है वो नॉन मेटल है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन भी तो कर सकते हैं हाँ। ना, तो -1 भी तो हो सकता है ना, अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया तो। ठीक ठीक है। हम्म हम्म ठीक है। ताकि इनका फिर वो ये कंप्लीट हो जाएगा ना, एक एक इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पे एल्यूमिनियम का हो गया, लेकिन थायलियम का पी हो गया। ऑर्बिटल में तो एक ही है ना। हाँ तो वो एक लूज ठीक भी है। तो कर सकता है और गेन भी कर सकता है, नॉन मेटल है तो। ठीक है। हाँ, भले ही उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है बट ठीक है गेन सर। तो कर सकता है। हाँ, लुईस जी एसिड सर। स्ट्रेंथ। मुझे बता तो ट्राइवेलेंट जो है वो लुईस एसिड क्यों है बच्चों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? हाँ, और ये लोग इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेंगे, लुईस एसिड का मतलब तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेंगे वो किस में करेंगे बच्चों बताओ? कौन सा वाला ऑर्बिटल खाली था? याद करो याद करो। PZ PZ। हाँ परफेक्ट, ऐसे आंसर करोगे फटाफट हो जाएगा। पीजेड ऑर्बिटल खाली पड़ा था, तो उसमें वो लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, हम्म। बराबर। अभी जैसे BF3 है, तो ये हाँ। सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, तो ये बोरॉन है, ट्राइफ्लोराइड है, और यहाँ पे ये पीजेड ऑर्बिटल खाली पड़ा है, बराबर। अभी मुझे ये सवाल जी पूछना सर। था, ये फ्लोरीन के पास में भी पीजेड ऑर्बिटल है, दोनों पैरेलल होंगे। और यहाँ पे अगर मैं आयोडीन की बात करूँ तो बोरॉन है, यहाँ पे आयोडीन है,
ये बोरॉन का पी ऑर्बिटल है और ये आयोडीन का पी ऑर्बिटल है। क्या यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो पाएगी? हाँ। नहीं। यहाँ पे हो पाएगी क्या? नहीं 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 होगा, नहीं होगा। क्योंकि नहीं ऑर्बिटल नहीं का नहीं, साइज डिफरेंट इफेक्टिव है। ओवरलैपिंग नहीं। क्या यहाँ पे, हाँ इधर इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो हम्म। पाएगी? हाँ। साइज नहीं ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे हाँ यहाँ हाँ पे हाँ हाँ तो यहाँ पे होगा। बैक बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे बैक हाँ, बॉन्डिंग नहीं होगी। तो कौन सा वाला बोरॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेके बैठा है? Bf3 वाला। और Bi3 के पास में इलेक्ट्रॉन है क्या? BF3 वाला। हाँ, तो Bf3 के नहीं पास है। में इलेक्ट्रॉन है बट Bi3 में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बताओ, Bf3 या Bi3? बोलो। Bf3 ना? BI3। Bi3, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होगा, ये देखो। और सबसे वीक लुईस एसिड कौन है? Bf3। समझा? क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग होगा, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। नहीं होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चों, टेंडेंसी टू बिहेव एज लुईस एसिड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप। मतलब अगर मान लेते हैं Bf3 और AlF3, इन दोनों में से अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कौन है, तो पहले स्टेटमेंट रीड करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अरे इतना सारा इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं, हाँ हो गया। वाइवा लो तो 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन नहीं आते उनको। तो आप लोग पहले 10 बार ये पढ़ो, फिर बाद में कुछ दूसरा पढ़ो। वैसे भी पी ब्लॉक अपने को है ही नहीं एंट्रेंस में इतना ज्यादा डिटेल में, तो इसलिए ये जितना दिया उसमें से ही क्वेश्चन आएगा। पहले स्टेटमेंट वापस रीड कर, जी सर। टेंडेंसी टू बिहेव एज लुईस एसिड डिक्रीजेज। ये देखो इधर क्या लिखा है, डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डिक्रीज है। साइज डाउन द ग्रुप। मतलब Bf3 और AlF3 में से स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कौन है? बोलो। BF3 होगा। Bf3 होगा, AlF3 F3 कम हो जाएगा। और AlF3 से कम कौन होगा? Ga। GA। फिर GF3, तो AlF3 से कम हाँ, GaF3 एंड सो ऑन। BF3। समझा सबको? AlCl3 जो है, इट अचीव स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग अ डाइमर। AlCl3 जो है वो डाइमर बनाता है। कैसे? ये देखो, AlCl3 है ये वाला, ये दूसरा AlCl3 है। ये क्या करता है, इसके पास जो लोन पेयर है वो एल्यूमिनियम का जो वेकेंट पीजेड ऑर्बिटल है उसमें दे देता है। इसके पास भी जो लोन पेयर है एल्यूमिनियम के वेकेंट पीजेड ऑर्बिटल में दे देता है, और फिर वो ऐसे दिखता है। समझ में आया? तो वो डायमर बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करा। अगर ये आपको एल्यूमिनियम पूछा जाए तो इसमें कितने बॉन्ड बनाए एल्यूमिनियम ने, बताओ। इस एल्यूमिनियम ने 4। कितने बॉन्ड बनाए? 4। और 4 मतलब sp3 हाइब्रिडेशन हुआ। हाँ। तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि AlCl3 डायमर बनाने के बाद हाइब्रिडेशन क्या होता है, और पहले क्या था? पहले क्या था sp2 और अभी क्या हो गया? sp3 हो sp3। गया। समझ में आया? तो ये बात याद रखना बच्चों, याद रहेगा सबको। यस सर। चलो अभी मैं एक क्विक हाँ। रिवीजन करा रहा हूँ, सब लोग फटाफट से आंसर करना मन में बच्चों, ठीक है? आप लोगों को जितना मैंने सिखाया सब याद होगा, खाली ध्यान से सुनना। अगर दुनिया का मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पूछा तो ऑक्सीजन, मन में बोलो सब लोग, ठीक है? दुनिया का मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पूछा तो ऑक्सीजन, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट की जगह पे मेटल पूछा तो आपका एल्यूमिनियम आएगा, ठीक है? द मेल्टिंग लो मेल्टिंग सॉलिड कौन सा है इसमें से? गैलियम, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है बट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इट इज यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर। इनमें सब में से नॉन मेटल कौन है? खाली बोरॉन है। निहोनियम मैनमेड है, रेडियो एक्टिव है, 20 सेकेंड उसका हाफ लाइफ है, ठीक है? बोरॉन के दो आइसोटोप्स होते हैं, B10 एंड B11, 19 एंड 81%। ऑर्थ्रोबोरिक एसिड फॉर्मूला होता है H3BO3। ऑर्थो कब बोलते हैं? जब उसमें से वाटर निकालने के बाद भी H बचता है। तो जो नया एसिड बनता है उसका नाम के आगे मेटा लगता है, और जो पुराना रहता है उसके नाम के आगे ऑर्थो लगता है। बोरेक्स में याद रखना, नट्टू नट्टू काका कम बिफोर 7 o'clock विद 10 liters ऑफ वाटर, विद 4 liters वाटर रहेगा तो कैरनाइट। NH2NP1 -1 +1 +3 का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस ड्यू टू डैश इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। एटॉमिक इनर्ट रेडियस पेयर में इफेक्ट। गड़बड़ था, आयनाइजेशन एंथैल्पी 15324। और बोरॉन जो है वो कौन सा वाला कंपाउंड बनाता है, कोवैलेंट या आयनिक? कोवैलेंट। कोवेलेंट। बिकॉज बिकॉज ऑफ डैश, वेरी स्टार्टिंग के 3 फर्स्ट तीन आयोनेशन आयनेशन। एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो इसमें आपको लगता है ANR टाइप क्वेश्चन आ सकता है, असर्शन रीजन। सर। बोरॉन बोरॉन फॉर्म्स डैश कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड। असर्शन रीजन, ड्यू टू वेरी हाई फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी इट फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स। हो गया क्या? असर्शन रीजन राइट था, समझा सबको? हाँ सर। नीलेश डाउट? नहीं, हो गया सर हो गया। मुझे डाउट। समझा हो गया। किसको डाउट है? सर हाँ गणेश सर भाई। बोलो। आपने बोला कि इसका फर्स्ट ही अनाइजेशन एंथैल्पी हाई रहता है, लेकिन इसका पहला वाला अनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है ना, फर्स्ट वाला। कौन, चौधरी जी बोल रहे क्या? हाँ। हाँ सर। भाई तो पे चरणों में नमस्कार है तुम्हारे।
फर्स्ट वाला मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट थी आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहली बात तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो, आपको पूरे ग्रुप के साथ कंपेयर करने बोला है। सबसे ज्यादा हाँ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका है वो देख पहले तू। ओके ओके तो फिर हम्म चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बस बस नीलेश शांत। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ो। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? जी बोलो। सर। हाँ हाँ, सर। Tl प्लस इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ऑफ डैश इफेक्ट। इनर्ट पर इनर्ट इनर्ट पेयर पेयर इफेक्ट। इफेक्ट। लुईस Inert एसिड जो pair. ट्राइवेलेंट जो होता है वो लुईस एसिड होता है बिकॉज इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता नहीं है, इनके पास में नहीं है। पीजेड ऑर्बिटल खाली पड़ा होता है। और यहाँ पे लुईस एसिड का स्ट्रेंथ जो Bi3 सबसे ज्यादा और Bf3 सबसे कम होता है। टेंडेंसी टू बिहेव एज अ लुईस एसिड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ द एटम डाउन द ग्रुप। AlCl3 अचीव द स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग अ डैश डाइमर। आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। एयर का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है, पता है ना सबको। बोरॉन जो है इट इज अनरिएक्टिव इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। बोरॉन जो है बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ये देखो एक्सट्रीमली हार्ड। और इतना ज्यादा हार्डनेस की वजह से बच्चों याद रखना कि ये रिएक्ट नहीं करता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। एल्यूमिनियम जो है थिन ऑक्साइड लेयर बना देता है जो कि प्रोटेक्टिव होता है, इसको हम लोग पैसिवेशन भी बोलते हैं। पैसिवेशन बोलते हैं हाँ। यस, अमॉर्फस बोरॉन एंड एल्यूमिनियम इट फॉर्म्स ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे इट फॉर्म्स नाइट्राइड एंड हाई टेम्परेचर इट फॉर्म्स ऑक्साइड। और मैंने आपको नेचर ऑफ द ऑक्साइड बताया था, जनाबे आली ने गाया ऐसा बेकार पंजाबी सॉन्ग। बोरॉन इज अ मेटल और नॉन मेटल बच्चों? नॉन मेटल, इसलिए वो नॉन एसिडिक मेटल। ऑक्साइड बना रहे हैं। एल्यूमिनियम एंड गैलियम जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। इंडियम और थैलियम जो है बेसिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो आपको ना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक इन नेचर? ऑप्शन ए B2O3, ऑप्शन बी Ga2O3, In2O3 एंड Tl2O3। द आंसर इज Ga2O3। In which of the following set, question number 2, in which of the following set the first is acidic and second is basic? Option A In2O3, Tl2O3, option A, option B B2O3, Al2O3, option C Al2O3, Ga2O3, option D Ba2O3, Tl2O3। ऑप्शन डी आएगा। सबको समझा? तो याद रखना, फर्स्ट डी वाला आएगा। एसिडिक, नेक्स्ट दो हाँ एम्फोटेरिक, सर। लास्ट दो बेसिक हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एयर के अंदर ऑक्सीजन भी हो गया, नाइट्रोजन भी हो गया। नाइट्रोजन के साथ में नाइट्रेट बनाता है, ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड बनाता है। एसिड और बेस के साथ भी वो लोग रिएक्ट करते हैं। बोरॉन नो रिएक्शन। एल्यूमिनियम जो है वो एम्फोटेरिक है, इसलिए वो एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। एसिड के साथ में इट गिव्स H2 गैस, बेस के साथ में ऑल्सो इट गिव्स H2 गैस। बच्चों नीट में एक बार क्वेश्चन आया था कि एल्यूमिनियम व्हेन इट रिएक्ट्स विद एक्वस NaOH इट फॉर्म्स द कंपाउंड। ये देखो, ये कंपाउंड का फॉर्मूला पूछा था, ये देखो। ऐसे चार ऑप्शन बना के दिए थे बच्चों। पहला ऑप्शन दिया था NaLO2, दूसरा ऑप्शन दिया था NaOH, या फिर NaHCO3। ऐसा चार ऑप्शन बना के दिया था, जिसमें एक ऑप्शन क्या था? NaLOH 4 टाइम्स, है ना। फोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये देखो रिएक्शन को पैसिवेशन बोलते हैं। आयुष समझा? कॉन्सेंट्रेटेड एल्यूमिनियम के साथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पैसिवेशन। और ये ऑक्साइड का लेयर बना देते हैं। एल्यूमिनियम बच्चों रिएक्टिव है, लेकिन जैसे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, ऑक्साइड का लेयर बनता है और इस लेयर को क्या बोलते हैं? पैसिवेशन। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट, रिएक्शन टुवर्ड हेलोजन। हेलोजन में इट फॉर्म्स व्हाट? ट्राइहैलाइड। एक्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखो हो गया इधर ही। अभी आप इसको ऐसे ना, ऐसे बच्चे इग्नोर करते हैं इसको, ठीक है। और आपको क्वेश्चन क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट? ऑप्शन ए TlF3, ऑप्शन बी TlCl3, ऑप्शन सी TlBr3 एंड ऑप्शन डी TlI3। सब चाइनीज एक जैसे दिख रहे हैं, बराबर है। और इसका आंसर क्या आएगा? TlI3। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता बच्चों ये? क्योंकि Tl जो है यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? +3। Tl यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और यहाँ पे जो आयोडीन है वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वो Tl को +3 में लेके जाए, क्योंकि Tl +3 में हाईली क्या है? Stable. अनस्टेबल। तो आयोडीन क्या इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि वो Tl को +3 में लेके जा पाएगा बच्चों? नहीं। और तो आपको ये साइज भी जो बड़ा दिखा है ना, रहेगा। हाँ, और साइज भी इसका बड़ा है तो वो तो ट्रिपल भी करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो जनरली टायलेट्स का जो फॉर्मूला होता है EX3 होता है। और ये वाला NCERT स्टेटमेंट सबको पता होगा कि AlCl3 का जो बॉटल होता है, जब इसके अंदर AlCl3 रखते हैं तो थोड़े दिनों के बाद अंदर व्हाइट कलर के फ्यूम्स आते हैं ना। तो व्हाइट कलर के फ्यूम्स क्यों आते हैं? उसका रीजन है बच्चों पार्शियल हाइड्रोलिसिस। जैसे वो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है, AlOH थ्राइस बनेगा और साथ में HCl गैस रिलीज होता है। और HCl गैस जो अंदर होता है वो कौन से कलर का फ्यूम्स बनाता है?
व्हाइट कलर का फ्यूम. सो AlCl3 व्हेन रिएक्ट्स विद मॉइस्चर पार्शियली हाइड्रोलाइज एंड HCl गैस इज फॉर्म व्हिच प्रोड्यूसेस डैश फ्यूम्स, व्हाइट कलर के फ्यूम्स. बच्चों सबको स्क्रीन नंबर 1 समझा? सच बोलो. हाँ सर. सर. हाँ सर. ठीक है. Yes. एक बार आपको रीड करना पड़ेगा बट मेजोरिटी चीजें मैंने विद रीजन बता दी तो आपको याद हो जाएगी. एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ये पार्ट बचा है उसको खत्म करके पूरा स्क्रीन एक बार मस्त फ्लो चार्ट में अपन रैपिड फायर राउंड लेते हैं. एनामलेस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन. ट्राइक्लोराइड्स, ट्राइब्रोमाइड्स, ट्राइआयोडाइड. इसमें ट्राइफ्लोराइड्स है क्या बच्चों? नहीं है क्योंकि वो कोवेलेंट होते नहीं, वो तो आयनिक होते हैं. ये तीनों क्या है? Well, कोवेलेंट. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोवेलेंट इन नेचर? बोलो. ट्राइफ्लोराइड. BF3. ट्राइफ्लोराइड जो है कोवेलेंट है क्या? नहीं. नहीं. नहीं है. नहीं. ट्राइफ्लोराइड जो होंगे वो तो क्या हो जाएंगे बच्चों? आयोनिक हो जाएंगे. सबको समझा? हाँ सर. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. दे आर हाइड्रोलाइज इन वाटर. हाइड्रोलाइज इन वाटर मतलब क्या? इनका वाटर के साथ रिएक्शन होते हैं. या तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाएंगे वो लोग, याद रखना. या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाएंगे या तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाएंगे. अभी ये बचा था 4 बनेगा कि 6 बनेगा, वो कैसे पता चलेगा? सिंपल. बोरॉन जो है कौन से पीरियड का एलिमेंट है बच्चों? थर्ड पीरियड का है. बोरॉन जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास हाँ में सेकंड. वेकेंट डी ऑर्बिटल होता नहीं है. नहीं है. और वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो वो अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर पाएगा नहीं. नहीं. तो इसका मतलब मैक्सिमम कोवैलेंस ऑफ बोरॉन इज 4 ड्यू टू द 4. एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल. और यही आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन हो जाएगा. असर्शन में हाँ. क्या आएगा? मैक्सिमम कोवैलेंस ऑफ बोरॉन इज 4 एंड ऑप्शन रीजन में क्या आएगा? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट डैश ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल. याद रहेगा. बोरॉन हाँ को सर. छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जो है अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकते हैं बिकॉज उनके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल है. याद है. रखना ये टेट्राहेड्रल होता है और ये ऑक्टाहेड्रल. म्यूट करो बस हो गया. कितना समझा सबको? चलो अभी मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखना. ठीक है. सब लोग मैं क्वेश्चन बोलूंगा, मन में आंसर करना. मैं फटाफट फटाफट क्वेश्चन बोलूंगा, देखना कि मैं क्वेश्चन जो है वो आंसर राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. द ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन ग्रुप नंबर 13 इज डैश निहोनियम. आया? अरे जोर से मत बोल रही, सबको सुनाई दे रहा है पागल. हाफ लाइफ ऑफ नियोनियम इज 20 सेकेंड्स. ठीक है. ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला H3BO3. बोराक्स में डैट डॉट हाउ मेनी H2 आते हैं? 10 H2. 4 H2 आया तो कैरनाइट. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1. उसके बाद में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पूछा तो ऑक्सीजन. मोस्ट अबंडेंट मेटल पूछा तो एल्यूमिनियम. ठीक है. 15324 इज द RP कोड फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी. उसके बाद में बोरॉन जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है बिकॉज इसका फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा है. थैलियम जो है +3 में स्टेबल नहीं है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड द गुड डैश एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ग्रुप नंबर 13 के जो ट्राइहलाइड्स है दे आर लुइस एसिड या लुइस बेस. लुइस एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड कौन सा है? Bi3 बिकॉज इसमें बैक बॉन्डिंग होती नहीं है. BF3 में होती है. डाउन द ग्रुप जो है ट्राइहलाइड्स का जो लुइस एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम होते जाता है. AlCl3 अपना स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाता है? डाइमर बनाने की, ट्राई बनाने के डाइमर. इसमें हाइब्रिडेशन चेंज होता है sp2 से sp3. बस ना, बस 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 बस. एसिडिक ऑक्साइड जो होता है B2O3 होता है. एम्फोटेरिक जो होता है Al2O3 एंड Ga2O3 होता है. लास्ट के दोनों बेसिक होते हैं. ठीक है. उसके बाद में एल्यूमिनियम जो है एम्फोटेरिक है वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है और जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो जो कंपाउंड बनता है उसका फॉर्मूला होता है NaAlOH 4 टाइम्स. पैसिवेशन नाइट्रिक एसिड के साथ होता है. ट्राइहैलाइड जो होते हैं वो जनरली ग्रुप 13 के एलिमेंट्स बनाते हैं बट टिटेनियम थाइलियम जो है वो TiI3 बनाता नहीं है बिकॉज टिटेनियम थाइलियम जो होता है +3 में स्टेबल होता नहीं है और आयोडीन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा सके. व्हाइट कलर के जो फ्यूम्स होते हैं वो HCl गैस की वजह से होते हैं एंड दैट इज ड्यू टू पार्शियल हाइड्रोलिसिस. ट्राइक्लोराइड्स, ट्राइब्रोमाइड्स एंड ट्राइआयोडाइड्स आर कोवेलेंट इन नेचर. दे आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर. दे फॉर्म आइदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 डिपेंडिंग अपॉन उसका कोवेलेंस. बोरॉन जो है उसका मैक्सिमम कोवेलेंस होता है 4 बिकॉज उसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल होता नहीं है. आगे बढ़ते हैं. यहाँ तक सबको समझा? अदर एलिमेंट्स दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल, देयर कोवेलेंस कैन एक्सीड 4. बोरॉन इज अनेबल टू फॉर्म BF6 3-. बोरॉन BF6 3- क्यों नहीं बना सकता बच्चों? इधर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है. 6. तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पॉसिबल ही नहीं है. मैक्सिमम कोवेलेंस कितना है? 4 है बच्चों. खत्म. आगे बढ़ते हैं. अभी हमारे सिलेबस में 3 कंपाउंड्स हैं. बोरेक्स है, बोरिक एसिड है, डाइबोरेन है. जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाइबोरेन है. बस खत्म. ग्रुप 13 इतना ही है. प्रॉपर NCERT नोट्स है. बोरेक्स इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसका फॉर्मूला हमको पता है. इसका जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो मैं आपको बना के बताता हूँ, ध्यान देना. ठीक है. अगर कोई पूछे कि बोरेक्स का स्ट्रक्चर बताओ तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा देखो.
बोरेक्स का ना, ये देखो बोरेक्स का स्ट्रक्चर होता है बी, यहाँ पे ओ एच। एक काम करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप बता तो तुमको याद ही हो जाएगा। देखो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 बोरॉन बना लिए, सब बोरॉन के बीच में ऑक्सीजन का एक ब्रिज बना दो, सब बोरॉन के बीच में। उसके बाद में यहाँ पे एक ओ एच, 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 बराबर है। यहाँ पे कोई भी 2 बोरॉन के बीच में एक ऑक्सीजन डाल दो, तो बताओ यहाँ पे बी कितने हो गए 4, ऑक्सीजन कितने हैं 5 ना, और ओ एच कितने हैं 4, है ना। और इस बोरॉन के ऊपर भी माइनस, इस बोरॉन के ऊपर भी माइनस, -2। तो इसका मतलब इसमें पक्का 2 Na होंगे, तो Na2B4O5OH 4 टाइम्स, बराबर है। इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों, Na2B4O7.10H2 ना। तो Na2 तो खत्म हाँ हो गया, B4 भी खत्म हो गया, हाइड्रोजन 10 है ना, 10 में से 4 खत्म हो गए, 20 थे तो 4 खत्म हो गए, डॉट मुझे लगता है 8H2O आएगा। देखो जरा ऑक्सीजन कितना है, हाँ 17 था एट ना। एच हाँ 17 ऑक्सीजन थे, उसमें से देखो बेटा ये 5 और 4 9 हो गए, 9 और 8 मिला के 17, परफेक्ट है। तो ये इसका करेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, इसका करेक्ट फॉर्मूला याद रखना। इट इज Na2B4O5OH 4 टाइम्स डॉट 10H2O। तो मुझे बताओ जो इसका करेक्ट फॉर्मूला है उसमें डॉट 10H2O है कि डॉट 8H2O है। 8 डॉट 8H2 है। 8 8H। 8H2 याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या है, ये देखो, ये टेट्रा न्यूक्लियर क्यों बोला, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा न्यूक्लियस है, चौथा न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस हुए ना, इसलिए इसको टेट्रा न्यूक्लियर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला ये था, करेक्ट फॉर्मूला ये हो गया। बोरेक्स को जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पे NaOH बनेगा और फिर बोरिक एसिड बनेगा। NaOH और बोरिक एसिड में से स्ट्रॉन्ग कौन है, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड। तो ये पापा पे गया कि मम्मी पे, पापा पे गए। ए भाई कौन है ये, कौन है सॉरी ये, सॉरी। राहुल है क्या, बोलो, बताओ ये पापा पे गया कि मम्मी पे गया है। मम्मी मम्मी मम्मी। पे गया, तो इसका मतलब अभी इतना ऐसे मत बोलो, मम्मी आ जाएगी बाजू में तेरे। बोलो अल्कलाइन इन नेचर, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब इसका पीएच विल बी मोर देन 7 या लेस देन 7, मोर देन 7। मोर देन 7। समझा सबको, आगे बढ़ते हैं। बोरेक्स को सबसे पहले जब हीट करते हैं ना तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाता है, और ये हाइड्रस से क्या बन जाता है, एनहाइड्रस। तो ये थोड़ा सा फूगने लगता है। फिर ज्यादा हीट करेंगे ना तो ये एक ट्रांसपेरेंट बीड में कन्वर्ट होता है, और जिस ट्रांसपेरेंट बीड में ये 2 कंपाउंड होते हैं, और इसी को बोलते हैं बोरेक्स बीड। क्या बोलते हैं इसको, बोरेक्स बीड। तो बोरेक्स ऑन हीटिंग फर्स्ट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड स्वेल्स अप, which on further heating turns transparent liquid which solidifies into a glass like material known as borax bead। और बोरेक्स बीड के अंदर ये 2 केमिकल होते हैं, याद रखना। इस बोरेक्स बीड का क्या एडवांटेज है पता है, कि यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी ट्रांजिशन मेटल, याद रखना वर्ड, आई एम यूजिंग द वर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट जब इसके साथ रिएक्ट करता है ना तो अलग एक स्पेसिफिक कलर देता है। जैसे किसी भी 2 इंसानों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते ना, वैसे 2 ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेटाबोरेट्स का जो कलर होता है, मेटाबोरेट्स, उसका कलर सेम नहीं हो सकता। देखो इस एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है कैरेक्टरिस्टिक कलर। कैरेक्टरिस्टिक कलर का मतलब एक फिक्स कलर देते हैं वो लोग। तो मेटाबोरेट्स ऑफ मेनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर एंड देयरफॉर द बोरेक्स बिट टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एंड। जैसे कोबाल्ट जो है ना, कोबाल्ट ऑक्साइड प्लैटिनम वायर के ऊपर जब बोरेक्स बीड के साथ रिएक्शन करता है तो ब्लू कलर का मेटाबोरेट देता है, याद रखना, और ये ब्लू कलर का बीड बनता है। और ये बच्चों बहुत बार एंट्रेंस में पूछा गया है, इसका फॉर्मूला ही पूछा हुआ है, समझा। इसको बोलते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। सब लोग मेरे साथ बोरेक्स रिवाइज करेंगे। बोरेक्स इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग द फॉर्मूला Na2B4O7.10H2O। इसका टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट होता है बच्चों B4O5OH4-2। करेक्ट फॉर्मूला हो जाता है Na2B4O5OH4.8H2O। बोरेक्स dissolves in water to give aqueous solution which is dash in nature, इट इज अल्कलाइन इन अल्कलाइन इन नेचर। नेचर। बोरेक्स को पहले हीट किया तो वो उसमें से वाटर निकल जाता है, फिर और फर्दर हीट किया तो वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सॉलिडिफाइड होके एक बोरेक्स का बीड बना देता है। और ये बोरेक्स का बीड जो होता है उसके मेटाबोरेट्स का जो कलर होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, वो कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। और कोबाल्ट के साथ में इट गिव्स डैश कलर का बीड, बोलो ब्लू कलर का बीड। इतना समझा सबको, आगे बढ़ते हैं। ऑर्थ्रोबोरिक एसिड, ऑर्थ्रोबोरिक एसिड इज अ वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड जो अपन इसमें कैरम पाउडर यूज करते हैं। इट इज सोपी टच, इसका टच कैसा होता है, स्लिपरी जैसा सोपी टच होता है।
कोल्ड वाटर में इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल. व्हाट डू मीन बाय स्पेरिंगली सॉल्युबल बच्चों? लेस सॉल्युबल या मोर सॉल्युबल? लेस सोल्यूबल. और हॉट वाटर में इट इज हाईली सॉल्युबल. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इसमें होता है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देखो ध्यान से, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा है सबको? जी और ये सर. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बच्चों ये ठंडे पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगा क्या? नहीं. नहीं. और नहीं टूटेगा तो ये डिसॉल्व नहीं हो पाएगा. दूसरी बात, गर्म पानी जब डालोगे तो ये बॉन्ड्स टूट जाएंगे, और बॉन्ड्स टूटते ही ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा. देयरफॉर इट इज हाईली सॉल्युबल. तो कोल्ड वाटर में इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, हॉट वाटर में इट इज हाईली सॉल्युबल. इसको बनाया कैसे जाता है ये देखो, यहाँ पे देखना. बोरेक्स को जब अपन पानी डालते हैं तो ये बोरिक एसिड और NaOH बनता है. तो अपना बोरिक एसिड तो बन गया इधर, लेकिन एक प्रॉब्लम है. यहाँ पे बोरिक एसिड हमारा वीक है और NaOH क्या है? स्ट्रांग. तो अगर जब तक ये जिंदा है ना, तो हमारे बोरिक एसिड को जिंदा नहीं रहने देगा. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको किल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एसिड डाल देंगे. ये देखो एसिड डाल दिया. तो बोरेक्स के अंदर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस, तो आपको मिलेगा NaCl प्लस बोरिक एसिड. ये देखो. उसके बाद में हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉन हलाइड्स. बोरॉन हलाइड्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे, या फिर बोरॉन हाइड्राइड्स का B2H6 और BX3, इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? BX3 की बात करें तो X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोलिसिस का रूल क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ OH आएगा, लेस की तरफ H आएगा. इधर OH H, यहाँ पे क्या आएगा? OH, और यहाँ पे H आएगा. बराबर है. और यहाँ पे भी OH. तो B के ऊपर कितनी बार OH आया? 3. और B के ऊपर 3 बार OH आएगा, उसी को क्या बोलते हैं? बोरिक एसिड. वैसे बच्चों बोरिक एसिड का जो है ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? ये सब sp2 है. sp2 है, ये सब sp2 है. तो sp2 हुआ तो sp2. प्लेनार हुआ कि नॉन प्लेनार हुआ? प्लेनर हुआ. प्लेनार. इट प्लेनर हैज अ लेयर प्लेनर. स्ट्रक्चर है. एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये कौन सा यूनिट है बच्चों? BO3 है ना. यहाँ पे भी ये BO3 है, यहाँ पे भी ये BO3 है. BO3 के बीच में कौन से बॉन्ड है? ये देख लो. H bonding. हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड. बॉन्डिंग. सो BO3 यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय डैश बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. उसके बाद में बोरिक एसिड में मुझे था बोरॉन जो होता है सेंटर में होता है, और 3 3 OH होता है. क्या इस बेचारे का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं. नहीं. और अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये किधर खुद का एज देने के चक्कर में रहेगा कि किसी से इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में रहेगा? लेने के इलेक्ट्रॉन चक्कर में लेने का रहेगा, चक्कर. अगर उल्टा इलेक्ट्रॉन वाटर का लेने की चक्कर. कोशिश करेगा तो इसलिए वो वाटर से इलेक्ट्रॉन ले लेता है. और इसलिए याद रखना वो खुद का कभी भी H+ देता नहीं है. H+ किसका आता है? ये वाटर का था. ये पानी. 2000 नीट का 16 का क्वेश्चन है. नीट 2016 का क्वेश्चन है. ये H+ आया कहाँ से? पानी में वाटर से से. आया ना. हाँ. तो ये देखो ये बोरॉन है, OH 3 बार है इसके ऊपर. इसके पास ये जो वेकेंट ऑर्बिटल था ना, वो वेकेंट ऑर्बिटल वाटर के लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है. और जैसे वाटर के लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है तो बोरॉन के ऊपर कितने OH आ जाएंगे? 4. और एक वाटर का जो H+ है वो रिलीज हो जाएगा. तो ये H+ किसका आया है बाय द वे? वाटर. वाटर का है ना. तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि बोरिक एसिड जो है वो एसिडिक तो है, बट इट विल नॉट गिव द H+ फ्रॉम इट्स ओन, इट विल गिव H+ फ्रॉम वाटर. पता है हम लोग ने कुछ पेपर सॉल्व किए थे तो उसमें आया था बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड. और पता है एक स्टेटमेंट और था, स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड. तो इट इज अ वीक और अ स्ट्रॉन्ग बच्चों? वीक. वीक. इट इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट बच्चों? बोरिक एसिड को जब मैं हीट करता हूँ अबव 373 केल्विन तो मेटाबोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है. पता ना मेटा का वर्ड यूज होता है? जब एसिड में से वाटर निकालने के बाद भी उसमें H बचता है. ये देखो एसिड में से वाटर निकालने के बाद भी उसमें से H बचा, तो उसको बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड. और फिर इसको हीट किया तो आपका क्या बोलते हैं? बोरिक ऑक्साइड बनता है. समझा? वाई बोरिक एसिड इज कंसिडर्ड एज अ वीक एसिड? क्योंकि इट टेक्स H+ OH फ्रॉम वाटर एंड गिव्स H+ ऑफ द वाटर. सब लोग मेरे साथ. बोरिक एसिड के मेन मेन पॉइंट्स: इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सोपी टच, कोल्ड वाटर में लेस सॉल्युबल या स्पेरिंगली सॉल्युबल, हॉट वाटर में ज्यादा सॉल्युबल बिकॉज ऑफ डैश बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन. It is obtained by acidifying aqueous solution of borax, also by the hydrolysis of boron halides and hydrides. It has a layer structure, word याद रखना, and BO3 units are joined together by hydrogen bonding. Boric acid is acidic in nature due to the H+ from water and it is a weak monobasic acid. हीट करेंगे तो पहला मेटाबोरिक एसिड बनता है, फर्दर हीट करेंगे तो बोरॉन ऑक्साइड बनता है. इसके बाद आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइबोरेन B2H6. B2H6 जो है बेटा हमारा इट्स अ डाइबोरेन, क्योंकि बोरेन का फॉर्मूला होता है BH3. तो बोरेन का अगर हम लोग डायमर बना दें, मतलब इंटू 2 करूंगा तो B2H6 होगा.
अब ये होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ना तो इस बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ना इस बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और ये 2 सेंटर, इसलिए इसको बोलते हैं 2C2E बॉन्ड। ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इनके पास नहीं है। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसको क्या बोलते हैं, 3C2E बॉन्ड। 3 सेंटर क्यों, 1 2 3, 3 तो सेंटर और इलेक्ट्रॉन बेचारे 2 ही थे। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हुए, 2। और इसको बोलते हैं 2C2E बॉन्ड। 2C2E बॉन्ड कितने हुए, 4। तो याद रखना 2C2E बॉन्ड 4 होते हैं, एंड 3C2E बॉन्ड कितने होते हैं, 2। इनको बनाना बॉन्ड्स भी बोलते हैं, एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच, डेफिशिएंट। दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बच्चों तीनों के तीनों प्रिपरेशन थोड़ा सा याद रखने वाला है, मेमोरी बेस्ड है। इट इज अ कलरलेस गैस, टॉक्सिक गैस, इट कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली एंड इट फॉर्म्स B2O3 एंड H2O। इट इज रेडिली हाइड्रोलाइज्ड टू वाटर टू गिव बोरिक एसिड। ये देखो ये वाला रिएक्शन यही सेम ही है। इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। ये देखो, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो यहाँ पे ये एक प्लेन है बच्चों, ये प्लेन है। इस प्लेन में यहाँ पे बोरॉन है, यहाँ पे बोरॉन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ऐसे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 6 एटम्स एक ही प्लेन में है। यहाँ पे Hb, यहाँ पे भी Hb, ऐसा। तो अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 6 और इस प्लेन में कितने एटम्स है, 4। तो 6 - 4 करूंगा तो कितना आएगा, 2। मैं वापस से बताता हूँ, 6 - 4 कैसा आया, 1 2 3 4 5 6। ये 6 के 6 एटम एक ही प्लेन में। और जी उसके सर। बाद में यहाँ पे ये जो बोरॉन है, और ये 2 हाइड्रोजन और 4 बोरॉन, 2 2 बोरॉन और 2 हाइड्रोजन, ये चारों एक ही प्लेन में है। तो इट विल बी 6 - 4 2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन। इसको बच्चों कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, 3C2E या 2C2E? 2C2E, ये भी 2C2E, ये भी 2C2E, ये भी 2C2E, और ये कौन सा है, 3C2E, तो 3C2E। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है, बराबर है। तो याद रखना 2C2E बॉन्ड 4 होते हैं और 3C2E बॉन्ड 2 होते हैं। 4 हाइड्रोजन टर्मिनल और 2 बोरॉन 1 प्लेन में। ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6, ये सब के सब एक ही प्लेन में। एंड 2 Hb ब्रिज हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन। वन इज अबव एंड सेकेंड इज बिलो द प्लेन, अबव एंड बिलो द प्लेन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताओ, ये जो कंपाउंड दिख रहा है, क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है? डेफिशिएंट। और अगर ये डेफिशिएंट है तो अगर इसके सामने कोई लुईस बेस आ गया तो उसके साथ रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और करेगा तो बच्चों ये बॉन्ड टूट जाएगा इस तरीके से, याद, या तो फिर इस तरीके से भी टूट सकता है। ये BH3 अलग, ये BH3 अलग, ठीक है। तो याद रखना, ट्राई मिथाइल अमाइन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये लोग एडक्ट बनाते हैं, इसको एडक्ट बोलते हैं, ऐसा, ठीक है। उसके बाद में आता है अमोनिया के साथ रिएक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। B2H6 जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो सबसे पहले ये कंपाउंड बनता है, जिसका फॉर्मूला हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए। अभी इसको कैसे याद रखने का मैं बताता हूँ। म्यूट करो, म्यूट करो। ये देखो ऐसा टूटता है ये। इसमें मुझे था लेफ्ट हैंड साइड वाले बोरॉन का फायदा हुआ या लॉस हुआ? लॉस। अरे कौन है ये? म्यूट करो ना यार। इसको और नहीं पालिश लेके आएगी। कौन है? बोलो। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले बोरॉन का लॉस हुआ या फायदा हुआ? लॉस। इसलिए दोनों अमोनिया इसके साथ में जाएंगे। देखो BH2 BH और ये H, BH2 एंड 2 अमोनिया इसको मिल गया, और ये वाले बोरॉन का फायदा हुआ था ना, चारों हाइड्रोजन इसके साथ है, देख लो, समझा। इस कंपाउंड को अगर मैं क्या करूँ, हीट करूँ, ऐसा हीट करूँ, तो ये बनेगा B3N3H6, B3N3H6, बोराजिन। जिसको हम लोग बोलते हैं बोराजीन, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये देखो ये आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन, सेम बेंजीन जैसे ये, खाली ये इसको, इसमें एक भी कार्बन नहीं है, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो NH के बाद BH आ रहा है, फिर वापस NH आ रहा है, फिर BH आ रहा है, फिर NH आ रहा है, फिर वापस BH आ रहा है। तो इसमें ऑल्टरनेट BH एंड NH यूनिट्स होता है कि नहीं होता है? समझा सबको? तो याद रखना ये पॉइंट्स। उसके बाद में ये एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खाली रीड कर लेना एक बार। मैं एक बार वापस रिवाइज करा दूं फिर फटाफट से। Yes, sir. Yes, सब sir. लोग प्लीज है ना बच्चों, थोड़ा रैपिड फायर राउंड में हेल्प करना।
तुम लोग अब ये देखो, मैं 2-3 बार रिवाइज करने का एक ही रीजन है ताकि तुमको याद हो जाए चीजें। मेन पॉइंट्स में बोलूंगा, देखना आंसर सब लोग। जी निहोनियम सर। इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसका हाफ लाइफ होता है 20 सेकंड। गैलियम जो होता है लो मेल्टिंग सॉलिड होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। इट इज यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर। बोरॉन इज अ नॉन मेटल, बाकी सब मेटल्स है। उसके बाद अगर हम बात करें बोरॉन के दो आइसोटोप से B10 एंड B11। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पूछा तो ऑक्सीजन, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट के बाद एटम पूछा, मेटल पूछा तो एल्यूमिनियम। बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3 डॉट 10H2 हो रहा तो बोरेक्स डॉट 4H2 हो रहा तो आपका कैरनाइट हो जाएगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 है। इसका पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट -1 +1 एंड +3 होगा। एटॉमिक रेडियस में गड़बड़ है, आयनाइजेशन एंथैल्पी में 15324 गड़बड़ है। उसके बाद में बोरॉन जो है वो स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होने की वजह से वो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, आयनिक कंपाउंड बनाता नहीं है। Tl+3 इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से अनस्टेबल होता है और +1 में कन्वर्ट हो जाता है। ट्राई हाइलाइट जो होते हैं ग्रुप नंबर 13 के, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, देन दे आर लुईस एसिड। BF3 से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है Bi3 बिकॉज उसमें बैक बॉन्डिंग होता नहीं है, जबकि BF3 में बैक बॉन्डिंग होता है। एल्यूमिनियम अपना ये स्टेबिलिटी अचीव करता है बाय फॉर्मिंग अ डायमर। B2O3 एसिडिक है, बाकी दोनों नेक्स्ट दो जो ना एम्फोटेरिक है, लास्ट के दोनों जो है बेसिक है। एल्यूमिनियम जो है वो AlCl3 बनाता है, H2 गैस रिलीज करते हैं। बेस के साथ में एल्यूमिनियम फॉर्म्स NaAlOH 4 टाइम्स। ट्राई हैलाइड्स बनते हैं, खाली TlI3 नहीं बनता है बिकॉज उसमें Tl जो है +3 में लेस स्टेबल है। उसके बाद में इनके जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं उसमें AlCl3 जो है उसके बॉटल में व्हाइट कलर के फ्यूम्स आता है ड्यू टू पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ AlCl3 एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस। ट्राइक्लोराइड, ट्राइब्रोमाइड एंड ट्राइआइडाइड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। हाइड्रोलिसिस होके वो लोग टेट्राहेड्रल भी बना सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल भी बना सकते हैं। बट बोरॉन जो है वो ऑक्टाहेड्रल नहीं बना सकता बिकॉज उसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बोरॉन जो है BF63 माइनस नहीं बना सकता क्योंकि उसका मैक्सिमम कोवेलेंस कितना है 4। बोरेक्स जो है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसके अंदर .8H2 होते हैं, टेट्रा न्यूक्लियर होता है। पानी में डिजोल्व हो गया तो अल्कलाइन सोल्यूशन बनाता है। और अगर हम लोग उसको बोरेक्स बीड टेस्ट की बात करें तो पहले वाटर एलिमिनेट होने के बाद, फ्लफी होने के बाद वो ट्रांसपेरेंट बीड में कन्वर्ट होता है जिसमें NaBO2 होता है, B2O3 होता है। मेटाबोरेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड और इसका एक स्पेसिफिक कलर होता है, जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड गिव्स व्हाट ब्लू कलर का बीड विद बोरिक एसिड मतलब बोरेक्स बीड। ऑर्थोबोरिक एसिड व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सोपी टच होता है, पानी ठंडे पानी में कम डिजोल्व होता है और गर्म पानी में ज्यादा डिजोल्व होता है बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाता है। बोरिक एसिड, बोरेक्स का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में तो हमको बोरिक एसिड मिलता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉन हैलाइड्स एंड हाइड्राइड्स आल्सो गिव्स दिस। B2H6 H3BO3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर स्ट्रक्चर होता है एंड BO3 यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। बोरिक एसिड को अगर हम लोग पानी में डालेंगे तो वो वाटर के OH को एक्सेप्ट करता है, H+ रिलीज करता है, इट इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। और हीट करने पे पहला मेटाबोरिक एसिड बनता है, फिर B2O3 बनता है। उसके बाद आता है डाइबोरेन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन याद रखना है, हाइड्रोलिसिस पे बोरिक एसिड बनता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि वो किसी भी बेस के साथ में, लुईस बेस के साथ इजीली रिएक्ट करता है। वाटर के साथ अगर हम लोग अमोनिया का रिएक्शन करें, सॉरी B2H6 का, तो हमें क्या मिलता है BH2NH3 2 टाइम्स प्लस एंड B2BH4 माइनस बनता है। उसके बाद में इसको हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं जिसका फॉर्मूला होता है B3N3H6 बराबर है। और इसके अंदर कौन से बॉन्ड्स होते हैं बताओ? 3C2E नहीं और 3C2E नहीं, 2C2E। 3C2E और 2 बॉन्ड होते हैं हाँ, और 2C2E के 4 बॉन्ड होते हैं। और बोरॉन यहाँ 4 पे बॉन्ड। sp3 होता है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है कि रिच होता है? लास्ट ईयर नीट का क्वेश्चन है, पता है? Efficient. हाँ, पता है लास्ट ईयर नीट का क्वेश्चन है ये वाला। हम्म हाँ. बराबर। और इसमें 4 तो बेटा 2C2E बॉन्ड होते हैं और 3 जो है 3C2E बॉन्ड होते हैं। इतना सबको समझा? जी सर। दिस इज योर ग्रुप हाँ. नंबर डैश बच्चों 13। 13। अभी 30. आते हैं ग्रुप नंबर 14 में बच्चों। ना ग्रुप नंबर 14 की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप नंबर 14 में बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन फैमिली। ठीक है। दुनिया का 17 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? कार्बन। इसके फ्री फॉर्म बहुत सारे हैं, कोल है, डायमंड है, ग्राफाइट है। कंबाइंड फॉर्म जो है बहुत सारे हैं, कार्बोनेट है, हाइड्रोकार्बन है, CO2 भी है, राइट। अब बताओ इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो दुनिया का सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है बच्चों? सिलिकॉन। सिलिकॉन, वेरी गुड। द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट सिरामिक, ग्लास है, सीमेंट है, ये सब बनाने में यूज होता है। ठीक है। उसके बाद में जर्मेनियम एंड फाउंड इन ट्रेसेस। सिलिकॉन जो SN जो है SnO2 कैसेटराइट, याद रखना। इसका एक दूसरा नाम भी है जो हमारे पुराने सिलेबस में था, टिन स्टोन।
यस, पीबीएस को गलेना बोलते हैं। एफएल मतलब फ्लेरोवियम, ये रेडियो एक्टिव है, हाफ लाइफ एनसीईआरटी में नहीं दिया है। कार्बन एंड सिलिकॉन जो है दोनों को नॉन मेटल में डाला हुआ है। जर्मेनियम इज अ मेटलॉइड, एसएन एंड पीबी को मेटल बोला है और सॉफ्ट है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन के बच्चों कितने आइसोटोप्स होते हैं? दो तीन। तीन तीन आइसोटोप्स हैं, 12, 13, 14, जिसमें से 13 बहुत कम है, इसलिए बहुत सारे लोग दो ही बोलते हैं। 14 जो है वो रेडियो एक्टिव है, इसका हाफ लाइफ 5770 ईयर्स है एंड इट इज यूज्ड इन डैश डेटिंग, कार्बन डेटिंग। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बच्चों वो है NH2NP2। क्या है? NH2NP2। एक मिनट, यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, NH2NP2 आएगा इधर। एटॉमिक साइज में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी में देखो गड़बड़ आया, कल आया भी था ना क्वेश्चन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में गड़बड़ है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों? +2 plus सर। हम्म, सर सिर्फ वो 4 and 2. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला बता दो ना, पीबी का एक्चुअली ज्यादा क्यों होता है? इनर्ट पेयर साइज इफेक्ट, बड़ा है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो सर इनेट पे ऐसे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा ना सर उससे अरे लेकिन वो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा तो उसका न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है ना, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी तो अफेक्ट करेगा ना बेटा। हाँ हम्म। हाँ व्हाट आर द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट? -2, +2 एंड +4, ठीक है। और +4 का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। क्यों कम होगा बच्चों? रीजन बताओ। इनट पेयर इफेक्ट। हम्म, तो इसलिए पीबी जो है +4 में स्टेबल नहीं है, तो इट इज अ गुड डैश एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबको समझा? Now, carbon also exhibit negative oxidation state due to the inner pair effect. The stability of +4 decreases की increases down the group, and Increases. +4 का decrease होता है। SN+2 is a good reducing agent because SN जो +2 से ज्यादा किस में ज्यादा स्टेबल है? वो +4 में। तो वो +4 में जाना चाहता है, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, तो कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। और Reducing. Pb+4 इज a good dash agent, Oxidizing ऑक्सीडाइजिंग agent. एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे आगे फटाफट से डिस्कस करते हैं, हाँ इजी है ये। रिड्यूसिंग। मैक्सिमम कोवैलेंस ऑफ कार्बन 4 है, क्यों? क्योंकि इनके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। बाकी सब एलिमेंट का मैक्सिमम कोवैलेंस 4 से ज्यादा है, जैसे सिलिकॉन का है, जर्मेनियम का है, एसएन का है। बट कार्बन का मैक्सिमम कोवैलेंस क्या है? 4। और कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा बना सकता नहीं है, याद है ना सबको? नरक में भी Yes, जगह sir. मिलेगी नहीं, याद रहेगा सबको। वेरी गुड। तो मुझे था पहले बता, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सबको समझा? बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुक जा। हाँ बोल। सर ये पीरियोडिक टेबल में तो आपने सिलिकॉन को मेटलॉइड हाँ, वो दिया है एक्चुअली ना? एनसीईआरटी में ना पीरियोडिक टेबल में उसका हम लोग ने मेटलॉइड दिया हुआ है, और इधर पी ब्लॉक में आपको ये दिया हुआ है नॉन मेटल। तो हम लोग तो एक्चुअली एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। एक्चुअल में सिलिकॉन को देखेंगे तो वो मेटलॉइड ही है, ठीक है। हाँ बट हम लोग कोई बोल नहीं सकते हाँ अभी, कैसा एनसीईआरटी में जब तक चेंज नहीं होगा तो हम लोग, एनसीईआरटी भगवान है हमारे लिए। नेक्स्ट एक बार रिवीजन करते हैं क्विक, सब लोग प्लीज आंसर करना। रेडी? बताओ। जी सेकेंड सर। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट सिलिकॉन। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन है बच्चों? सिलिकॉन है। उसके बाद में सिलिकॉन 17 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन है अपना? Carbon. कार्बन। उसके बाद में कार्बन के 3 आइसोटोप से 14 जो है वो रेडियो एक्टिव है। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन इज 5770 ईयर, इट इज यूज इन कार्बन डेटिंग। उसके बाद में एसएन का जो है SnO2 होता है कैसेटराइट, पीबी का पीबीएस गलेना, ठीक है। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन है आपका? सिलिकॉन है। उसके बाद में NH2NP2 इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन -2 +2 +4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट से, +4 इसका लेस स्टेबल है डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। पीबी जो है वो +4 में ज्यादा स्टेबल होता नहीं है, देयरफॉर इट इज अ गुड डैश एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। मैक्सिमम कोवैलेंस ऑफ कार्बन इज 4, बाकी का 6 तक भी जा सकता है। आते हैं रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। ऑल मेंबर्स दे फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ द टू टाइप्स, +2 वाला भी +4 वाला भी। दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? बोलो।
+4 प्लस, अरे क्या इतना टाइम लगा रहे थे, कितना इजी था ये, +4 वाला। सिंपल, जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन वो ज्यादा एसिडिक ना। हम्म हम्म। सिंपल। अभी देखो हाँ यहाँ पे सर। कार्बन, कार्बन आ गया, सिलिकॉन आ गया, जर्मेनियम आ गया, टिन आ गया, एंड लेड आ गया। ऑक्साइड ऑक्साइड ये सब ऑक्साइड हो गए, बराबर है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हाँ तो सर। न्यूट्रल है, SiO एसिडिक है, GO एसिडिक है, और ये दोनों एम्फोटेरिक है, करेक्ट है। फिर उसके बाद में CO2 हम्म। SiO2, ये दोनों एसिडिक है, GeO2 एंड SnO2 एंड PbO2, एम्फोटर ये तीनों के तीनों एसिडिक एम्फोटेरिक। है, और लास्ट के दोनों हम्म। एम्फोटेरिक है। जनाबे आरी ने गाया ऐसा बेकार पंजाबी सॉन्ग, याद रखना। पंजाबी तो सॉन्ग। पूरे ग्रुप में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो न्यूट्रल ऑक्साइड बना सकता है बच्चों, बोलो। पूरे ग्रुप में ऐसा कौन सा एलिमेंट है? CO एलिमेंट पूछा कार्बन मैंने नो। आदर्श। कार्बन द आंसर इज कार्बन कार्बन। मोनोऑक्साइड वही मतलब कार्बन CO। कार्बन बस कार्बन, कार्बन। बाकी तो सब क्या बना सकते हैं, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बेसिक ऑक्साइड बनाता है इसमें से, बोलो। एक भी नहीं है। PP द आंसर इज नन। क्या आएगा बच्चों, नन, ठीक है। सिलेक्ट द ग्रुप नंबर 14 का एनसीईआरटी क्वेश्चन। सिलेक्ट द मेंबर ऑफ द ग्रुप 14 दैट फॉर्म्स द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, बोलो। मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड किसका होगा? ऑब्वियसली कार्बन का ही होगा। हाँ कार्बन का होगा। कॉमनली यूज्ड एज सेमीकंडक्टर, बोलो। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन कॉमनली फाउंड इन जर्मेनियम। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, PB। इनर्ट पेयर इफेक्ट। यस। हम्म। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बच्चों। रिएक्शन विद हेलोजन, ये लोग बच्चों दो टाइप के हलाइड्स बनाते हैं, डाई हलाइड्स भी बनाते हैं और टेट्रा टेट्रा हलाइड भी हाइलाइट्स। बनाते हैं, बिकॉज इनके दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं। डाई हलाइड्स में MX2 होगा, टेट्रा हलाइड में MX4 होगा, और ये टेट्राहेड्रल में sp3 होगा। एक्सेप्ट कार्बन ऑल द रिएक्ट डिफरेंटली विद हेलोजन। मोस्टली MX4 जो होगा इसमें +4 होता है ना, तो इसका मतलब दे विल बी कोवलेंट या आयोनिक बच्चों? कोवैलेंट। हाँ कोवलेंट। लेकिन कोवैलेंट। इसमें याद रखना एक्सेप्शन में SnF4 एंड PbF4, ये दोनों के दोनों आयोनिक होते हैं, हाँ? याद रखना। हाँ। और PbI4 तो डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज आयोडीन जो है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो Pb का +4 में जाएगा क्या? जैसे नहीं। Tl नहीं। का I3 नहीं बन रहा है, तो Pb का I4 कैसे बनेगा? हाँ सर। तो इसका रीजन दिया है यहाँ पे, PbI बॉन्ड फॉर्म्ड इनिशियली does not release enough energy to unpair the 6s electron because of inert pair effect. Heavier elements, they are formed, will form only dihalides. Stability of dihalide increases down the group because of dash effect. इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी बता, GeX4 और GeX2 में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? X4। जबकि GX4 PbX4 और PbX2 में से ज्यादा स्टेबल कौन है? PbX2 PBX। क्यों? PBX2। बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, समझा? हम्म। अभी यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, इसका नाम क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड ना। CCl4। हाँ। क्या इसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल या कुछ भी वेकेंट ऑर्बिटल है? नहीं नहीं है। है। तो इसका नहीं हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं सकता बच्चों। एक्सेप्ट CCl4 अदर टेट्रालाइड्स आर इजीली हाइड्रोलाइज। CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता बिकॉज इसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं। असर्शन रीजन बच्चों, CCl4 का वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, जबकि SiCl4 का चारों का चारों क्लोरीन हटके चार जगह पे OH आएगा, इसको बोलते हैं सिलिसिक एसिड, और 4 HCl आया। समझा सबको? समझा? हाँ सर। हाँ ओके। सर। टेल मी, SiCl4 का हाइड्रोलिसिस क्यों होता है बच्चों? वैकेंट ऑक्सीडाइज कर सकता है वो। क्योंकि उसके क्योंकि पास में उसके वेकेंट डी पास ऑर्बिटल है कि वेकेंट नहीं है? है। क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, पर है ना। और CCl4 के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है या नहीं है? नहीं है। आगे बढ़ते बच्चों, उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलिकॉन का मैक्सिमम कोवैलेंस कितना है, बोलो। 6 है ना। 6 तो 6 SiF6 2- बनता है, तो SiCl6 2- क्यों नहीं बनता है बच्चों? स्टेरिक ये है। मत रीड करो, ये मत रीड करो। एक तो बहुत बड़ा साइज है इसका, डेफिनेटली, और ये इतना बॉन्ड, इसका इंटरेक्शन स्ट्रांग नहीं होगा, वही स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे। तो आपको कुछ भी रीजन में दे सकते हो लोग, ध्यान देना। अगर आपको बोला है 6 large Cl- ion cannot be accommodated around the Si+4 due to the limitations of size, perfect. Interaction between the lone pair of chlorine and Si+4 is not very strong. इनका बीच का बॉन्ड ही स्ट्रांग नहीं है, तो दोनों साथ में कैसे रहेंगे? तो याद रखना, हमने 3 पॉइंट्स पढ़े। रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़ा,
रिएक्शन विथ हेलोजन पढ़ा एंड रिएक्शन विथ वाटर पढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Important trends in anomalous behavior of carbon. Reason for the anomalous behavior: small size, high electronegativity, high ionization enthalpy, and no vacant d orbital. Maximum covalence of carbon is 4. Carbon can form p pi bond. याद है? Single bond, हाँ double bond, triple bond. Heavier the element do not form pi bond. Large atomic orbitals and diffused do have what overlapping. ये याद रखना, एनसीईआरटी में आया था, ये क्वेश्चन भी आया था कि हायर ऑर्बिटल, हायर एलिमेंट जो होते हैं पाई बॉन्ड क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज उनका पी ऑर्बिटल जो होता है डिफ्यूज शेप का है और वो लोग ओवरलैप हम्म, प्रॉपर कर ही नहीं पाएंगे। सर आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो। सर जो वो SiCl6 और SiF6- है, उसमें सर वो अगर हम लोग को सेंटेंस दिया रहेगा कि जो SiCl6 की जो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो सिलिकॉन को हाइब्रिडाइज नहीं कर पाता ऑर्बिटल, तो ये भी रीजन करेक्ट आएगा ना सर? हाँ बोल सकते, बट एनसीईआरटी के हिसाब से वो नहीं है ना। ठीक है। आप बोलोगे तो रीजन तो बहुत सारे हैं, बराबर है। हाइब्रिडाइजेशन बराबर नहीं कर पाएगा, एक्साइड ही नहीं हो पाएंगे इलेक्ट्रॉन। रिपल्शन भी है क्योंकि 6 क्लोरीन एटम एक सिलिकॉन के ऊपर नहीं रह पाएंगे, बिकॉज सिलिकॉन का +4 है और +4 होने के बाद तो उसका साइज और कम हो जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो अपने को एनसीईआरटी के हिसाब से टेकना है। ठीक तो एनसीईआरटी के हिसाब से हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? एक तो साइज का है और एक इंटरेक्शन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ क्लोरीन एंड Si+4 इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। S+4। Carbon shows catenation property. Carbon-carbon bond is very strong. Order of catenation is very much greater for carbon. Then number second पे आता है silicon. Germanium और SN का almost क्या होता है? Same. Lead does not show catenation. lead का catenation property होता नहीं है. Bond enthalpy carbon फिर silicon फिर germanium and फिर tin. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Carbon shows allotropy forms. What are the दो allotropic form कौन से? Crystalline and amorphous. Crystalline में diamond है, graphite है, fullerene and discovered by Krotos, Mali and Curl. बच्चों डायमंड के बारे में बात करते हैं। इट इज क्रिस्टलाइन 3 डायमेंशनल जायंट स्ट्रक्चर। ठीक है, sp3 याद रखना, ये हाइब्रिडेशन याद रखना, सबका याद रखना। ये sp3 है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, याद रखना। sp2 sp2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। ये यूजेस आपको दिया है, एक बार रीड कर लेना। उसके बाद आता है ग्राफाइट। ग्राफाइट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट हैज अ डैश स्ट्रक्चर। लेयर स्ट्रक्चर। लेयर अभी बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं बस हो गया, लेकिन अगर मैं दो टॉपिक्स को कंबाइन करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेयर स्ट्रक्चर? ऑप्शन ए बोरिक एसिड कॉमा डायमंड, ऑप्शन बी ग्राफाइट कॉमा बोरिक एसिड, ऑप्शन सी ग्राफाइट कॉमा फुलरीन, ऑप्शन डी ऑर्थ्रोबोरिक एसिड एंड ग्राफाइट। बोलो। बोरिक सर एसिड सर और सर फोर बोरिक एसिड एंड ग्राफाइट। हाँ बोरिक बी एसिड का ऑप्शन भी ना? लेयर स्ट्रक्चर होता है और ग्राफाइट का भी क्या होता है? लेयर स्ट्रक्चर होता है, पता लेयर है ना स्ट्रक्चर। सबको? हाँ एंड द लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। जैसे ये हेक्सागोनल लेयर है, ये ऐसा, बराबर है। अभी यहाँ पे नीचे लेयर है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, ऐसे ऐसे, बराबर है, ऐसा। ठीक है, तो ये लेयर स्ट्रक्चर है और लेयर स्ट्रक्चर जो होता है उनके बीच में वीक वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं और उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, वो होता है 340 पिकोमीटर, जो कि बहुत ही ज्यादा है। जबकि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होता है 141.5 पिकोमीटर होता है। इसमें हर कार्बन सिर्फ कितने कार्बन से जुड़ा होता है? 3 कार्बन से। इसका मतलब sp3 है और sp2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा, देयरफॉर इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट में जो लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही वीक होता है ना, इसलिए उनको क्लीव करना, उनको ब्रेक करना बहुत ही आसान होता है। तो therefore graphite is used as a dash dry lubricant in the machine where oil cannot be used due to high temperature, याद रखना। उसके बाद आता है ग्राफाइट के बाद फुलरीन। फुलरीन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ग्राफाइट को जब हम लोग ने इलेक्ट्रिक आर्क इन द प्रेजेंस ऑफ नोबल गैस हीट किया था, तो एक सूटी मटेरियल धुआं निकला था ब्लैक कलर का, उस धुएं में क्या था? फुलरीन था। उस सूटी मटेरियल में जनरली कितने कार्बन थे? 60। और ये आपको है ना स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट में भी आएगा। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ C70 भी था एंड ट्रेसेस ऑफ डैश 350 कार्बन भी था। इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट एनी डैंगलिंग बॉन्ड। अब ये डैंगलिंग बॉन्ड क्या होता है? क्या यहाँ पे मुझे तक ग्राफाइट का ऑक्टेट कंप्लीट था बच्चों? नहीं हाँ नहीं था ना, तो यहाँ पे नहीं बेचारा नहीं था। कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री था, बट यहाँ पे ऐसा है क्या? कुछ नहीं। तो यहाँ पे याद रखना, इसमें अनसेटिस्फाइड बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं? डैंगलिंग बॉन्ड। तो यहाँ पे ऐसे डैंगलिंग बॉन्ड होता नहीं है।
फुलरीन हैज अ केज लाइक स्ट्रक्चर और इसमें 60 जो कार्बन एटम है वो सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसको बकमिनिस्टर फुलर भी बोलते हैं। एक आर्किटेक्ट के नाम पे रखा था, उसका नाम था बकमिनिस्टर फुलर। तो नाम फुलरीन क्यों रखा, लड़की वाला नाम क्यों रखा? बिकॉज फुलरीन का मतलब ईन आता है ना इसमें। ईन क्यों आया बच्चों? क्योंकि ये sp2 है कि sp3 है? sp2 है। sp2 मतलब अल्कीन हुआ ना, इसलिए इसका नाम फुलरीन रखा है। अच्छा हुआ sp नहीं था, नहीं तो फुलराइन हो जाती है। इसमें 26 मेंबर रिंग होता है और 12 जो होते हैं वो 5 5 मेंबर रिंग mm होता है। ring याद होता रखना, ये नंबर याद रखना, नहीं वो कंफ्यूज करेंगे एग्जाम में। एंजाइटी एंजाइटी में 20 हो जाएगा 5 मेंबर रिंग, 12 हो जाएगा 6 मेंबर रिंग। तो याद रखना 26 मेंबर रिंग और 112 जो होता है सॉस्कर 5 मेंबर रिंग होता है। ठीक है, 6 मेंबर रिंग जो है वो 6 मेंबर और 5 मेंबर दोनों के साथ जुड़ सकता है, लेकिन 5 मेंबर रिंग जो है वो सिर्फ 6 मेंबर रिंग के साथ ही जुड़ सकता है। आपने फुटबॉल देखा है कभी? फुटबॉल में पता है हेक्सागोन और पेंटागॉन्स होते हैं। कभी ध्यान से देखना, वो पेंटागन जो होता है ना 5 मेंबर, वो हमेशा सिर्फ आजू बाजू में उसके 6 मेंबर ही होते हैं। तो क्योंकि वो फुटबॉल जैसा 3D स्ट्रक्चर नहीं तो नहीं बनेगा। इट इज एरोमेटिक इन नेचर एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आपको दिया हुआ है। स्पेरिकल फुलरीन्स आर आल्सो नोन एज डैश बॉल्स, बक्की बॉल्स। जब मैंने थर्मोडायनामिक्स रिवीजन कराया था तब बताया था हु इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन? Graphite. Graphite. ग्राफाइट। ग्राफाइट था ना, उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 था। डायमंड अनस्टेबल था, फुलरीन भी तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है बच्चों? Graphite. ग्राफाइट। ऑर्डर बताओ, अनस्टेबल ऑर्डर बताओ। फुल रिंग सर। ग्रेफ सबसे ज्यादा स्टेबल पूछा मैंने। स्टेबिलिटी में सबसे ग्रेफाइट, फिर डायमंड, फिर फुलरिन, Graphite, diamond, fullerene. हम्म, जीडीएफ। समझा? याद रहेगा सबको? हम्म। ओके। उसके बाद में इसके अमॉर्फस फॉर्म में हमारे पास में है कार्बन ब्लैक है, कोक है, चारकोल है। अभी मैं कितना भी पढ़ूँ आपको याद ही रखना है, ये 3 पॉइंट्स याद रखना है। कार्बन ब्लैक जो है बर्निंग हाइड्रोकार्बन इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। चारकोल एंड कोक आर ऑब्टेन्ड हीटिंग वुड और कोल रिस्पेक्टिवली। आपको क्या देंगे? कोल एंड वुड रिस्पेक्टिवली। खत्म, गया, टाटा बाय बाय। चारकोल एंड कोक आर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग वुड एंड कोल। तो चारकोल के लिए क्या है? वुड है। और कोल के लिए, कोक के लिए क्या है? कोल। रिस्पेक्टिवली एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। याद रखना, चारकोल के लिए वुड और कोक के लिए कोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। सिलिकॉन इज नॉट देयर इन द सिलेबस, हम लोग सिर्फ कार्बन का पढ़ेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस, ओडरलेस, वाटर इनसॉल्युबल गैस। न्यूट्रल है ना, इसलिए इनसॉल्युबल। बनता कैसे है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये पता है 2-3 बार आया भी हमारे पेपर में। लिमिटेड सप्लाई ऑफ हाँ सर। ऑक्सीजन देंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और अगर फॉर्मिक एसिड का डिहाइड्रेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। कमर्शियल स्केल पे बाय पासिंग स्टीम ओवर हॉट कोक। कोक के ऊपर स्टीम पास करेंगे ये टेम्परेचर पे तो CO प्लस H2 बनता है, इसको वाटर गैस बोलते हैं। तो बच्चों प्रोड्यूसर गैस किसको बोलते हैं? N2 वाले। CO प्लस H2 को, हाँ CO प्लस N2. H2 को वाटर गैस बोलते हैं, तो CO प्लस N2 को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। दोनों अच्छे इंडस्ट्रियल फ्यूल है। CO बच्चों सेटिस्फाइड है ऑक्सीजन के टर्म्स में कि अनसेटिस्फाइड है? बोलो। अनसेटिस्फाइड है। तो इसको एक और ऑक्सीजन अगर अनसेटिस्फाइड दिया है तो ये ऑक्सीजन सर। लेगा वो वाटर गैस को और सीन गैस भी ऑक्सीजन, बोलते हैं ना? हाँ सिन गैस, वो तो CO प्लस H2 को बोलते हैं ना, क्योंकि ठीक है। इससे फिर मिथेनॉल बनता है। सिंथेसिस गैस ओके बोलते हैं सर। इसको। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद का अपना ऑक्सीडेशन करना चाहता है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 और एल्यूमिनियम का नहीं कर सकता क्योंकि उनके कार्बाइड्स बन जाते हैं। क्योंकि अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन, ये मेटलर्जी का टॉपिक है, इसका CO के साथ रिएक्शन करेंगे तो एल्यूमिनियम कार्बाइड बनेगा, तो हमें यहाँ पे लॉस हो जाएगा। CO इज ऑल्सो यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ये देखो ये रहा गुड डैश एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग ने जब NOC भी पढ़ा था इसका स्ट्रक्चर देखा हुआ है। इट इज अ लुइस एसिड, सॉरी लुइस बेस, और ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसके लिए इसको लिगैंड भी बोलते हैं, मेटल कार्बोनिल। याद है? हाईली पॉइजनस गैस होता है, अगर हम लोग ने इसको ज्यादा इनहेल किया तो नींद आ जाएगी और फिर डेथ हो सकता है। हाईली पॉइजनस इन नेचर, हमारे हेमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है और ये अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन डेथ हो जाता है। तो याद रखना ये पॉइंट्स। वापस से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। C+O2 गिव CO। फॉर्मिक एसिड का डिहाइड्रेशन करेंगे तो CO प्लस H2 मिलता है। और स्टीम वाटर गैस को बोलते हैं हम लोग CO प्लस H2, CO प्लस N2 को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं।
पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है ये, क्योंकि ये खुद का ऑक्सीडेशन करना चाहता है। ग्रुप 1 2 और एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन है यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एंड इसका स्ट्रक्चर, ये लिगैंड का काम करता है, हाईली पॉइजनस होता है। हेमोग्लोबिन के साथ मिलके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन भी बनाता है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों C+O2 गिव्स CO2। ये सब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, आप लोग पढ़ लेना एक बार, इजी है, कुछ नहीं है। लैब मेथड में हम लोग मार्बल के ऊपर एसिड डालेंगे, और कमर्शियल मेथड क्या है, लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो CO+CO2 बनता है। कलरलेस ओडरलेस गैस, लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, बट ये पानी में डिजोल्व होता है। वो तो पानी में डिजोल्व भी नहीं हो रहा था बिकॉज वो न्यूट्रल था ना, जबकि ये तो एसिडिक है, तो इट विल गिव H2CO3 विच इज कार्बोनिक एसिड। इट इज अ वीक डाइबेसिक एसिड। ठीक है, और ये 2 स्टेप में डिसोशिएट होता है ऐसा। ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ बफर, जिसका पीएच कितना होता है 7.26 से 7.42, उसमें यही बफर होता है। ये एनसीईआरटी में पूछा हुआ है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस एंड इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। CO2 इन द सॉलिड फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको बच्चों? Dry ice. ड्राई गैस, ड्राई आइस ना। ड्राई और ये हम आइस। लोग को पता है, इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिल रहा था, याद है किसी को? Carboxylic कार्बोक्सिलिक acid. कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड। सिलिक एसिड। ये याद रखना बच्चों, ये आपको पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हाँ, ऐसे पूछेंगे। ड्राई आइस इज प्रिपेयर्ड बाय अलाउइंग लिक्विफाइड CO2 टू एक्सपांड रैपिडली की स्लोली। रैपिडली। ये वाला याद रखना। यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम्स एंड फ्रोजन फूड्स। CO2 गैस फॉर्म में कोल्ड ड्रिंक्स है, फायर एक्सटिंग्विशर है, एंड यूरिया मैन्युफैक्चर, इन तीनों में यूज होता है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, और इट हैज अ लीनियर शेप। इसमें रेजोनेंस होता है, p पाई बॉन्ड होता है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, तो दे कैन फॉर्म पाई बॉन्ड। इतना सबको समझा? आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस में भी ये यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन का कोई भी कंपाउंड हमें नहीं पढ़ना है, खत्म, ये कुछ नहीं पढ़ना है। इज दैट क्लियर? खाली एक बार यूजेस ऑफ कार्बन अगर आप देखोगे तो रीड कर लेना बस, ये वाला पार्ट। सर सिलिकेट्स नहीं है। सिलिकॉन का कुछ भी नहीं पढ़ना है हमको। सर हाँ बोलो। सर वो सीओ वाला एक बार वापस पढ़ाना ना, एक्सेप्ट G1 2 और एल्यूमिनियम लिखा ना। क्या? तो CO पावरफुल reducing agent and reduces all metal oxides हाँ except ये वाला। one। हाँ हाँ वही। हाँ तो सुनो, CO जो है उसमें ऑक्सीजन का अभी भी कमी है ना एक, तो वो एक ऑक्सीजन अगर एक्सेप्ट करेगा तो खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन ना। तो कौन सा एजेंट हुआ? बोलो रवि। reducing। हाँ, तो अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो मेटल ऑक्साइड को ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूस करेगा, सॉरी। बराबर ना, रिड्यूस करेगा और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो Fe2O3 में से Fe2O3 में से ऑक्सीजन हटा दिया तो देखो Fe बन गया ना, और खुद CO2 बन गया। लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप 1 और 2 और एल्यूमिनियम को क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो है ना ग्रुप 1 और 2 और एल्यूमिनियम, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। और ये अगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो ये जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे ना, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कार्बाइड बन जाता है। और एल्यूमिनियम कार्बाइड इतना ज्यादा हार्ड है ना कि आप बाद में इसमें से मेटल को कभी सेपरेट नहीं कर पाओगे। एक्चुअली भले ही हम लोग ये पढ़ रहे हैं, लेकिन इट इज अ टॉपिक ऑफ डैश मेटलर्जी, तो हमको मेटल को एक्सट्रैक्ट तो करना है ना। और मेटल को एक्सट्रैक्ट करोगे तो कौन से फॉर्म में सर। होगा, प्योर फॉर्म में होना चाहिए ना। अगर वो कार्बाइड के फॉर्म में हो गया और फिर सेपरेट नहीं हो रहा तो मतलब ही नहीं है ना, समझा? हाँ हाँ सर। बोलो, बोल बोल। सर हम लोग को टेस्ट में क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव H2 गैस विच स्टीम। सर ऑप्शन था जर्मेनियम, सिलिकॉन, टिन और पीबी। तो मेटल कौन है इसमें से? मेटल वाला रिएक्शन करेगा ना, SN सर विल गिव कैसे? आई थिंक। देखो मेटल जो है ना, इसमें से कौन मेटल कौन है, सबके सब मेटल ही है ना। तो रिएक्टिव मेटल कौन सा है ज्यादा? सबसे रिएक्टिव सिलिकॉन होगा फिर। सिलिकॉन तो नो मेटलॉइड है ना। देखो SNO बन सकता है और H2 गैस रिलीज हो सकता है, पीबी में भी बन सकता है, या तो SN और पीबी में से कोई आंसर हो सकता है। लेट होगा ठीक है। ना, हम्म, लेड ना। पीबी होगा ना आंसर। हाँ हाँ तो पीबी में से वही वही डाउन द ग्रुप मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा ना।
ओके सर। सिलिकॉन का कोई भी कंपाउंड नहीं पढ़ना है। आदर्श तू क्या बोल रहा था? आदर्श, हाँ सर। सिलिकॉन का कुछ भी नहीं पढ़ना, टाइम वेस्ट करना मत, पहले बोल देता तुझे। ओके सर। हाँ, सिलिकॉन का कुछ भी कोई भी नहीं पढ़ेगा। डोंट वेस्ट योर टाइम। जी सर। रेडी? एक बार क्विक रिवीजन करना है कि हो यस गया? सर। हो गया सर। चलो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रुप नंबर 15। बराबर है? ग्रुप नंबर 15 देखो। ग्रुप नंबर 15 में बच्चों हमें कहाँ से नहीं पढ़ना है? फॉस्फोरस से कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है? ये कुछ भी नहीं पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दोनों क्या है? नॉन मेटल। आर्सेनिक एंड एंटीमनी दोनों क्या है? मेटलॉइड। एंड बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम क्या है? दोनों मेटल्स है। NaNO3 को क्या बोलते हैं? चिली सॉल्ट पेटर। एंड KNO3 को इंडियन सॉल्ट पेपर बोलते हैं। एपेटाइट फॉर्मूले का जनरल फॉर्मूला मैंने याद करा था, पता है लेक्चर में? 96X2 याद है? 96X2 Ca9PO4 6 टाइम्स डॉट CaX2। फ्लोरीन, क्लोरीन और OH हो सकता है। अगर फ्लोरीन हुआ तो फ्लोरोएपेटाइट, क्लोरीन हुआ तो क्लोरोएपेटाइट, एंड OH रहा तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाँ, इनका जनरल फॉर्मूला क्या था? NH2NP3। ये हाफ फील्ड है कि कंप्लीटली फील्ड है? हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड है हाफ तो फील्ड या है। हाईली स्टेबल है या हाईली अनस्टेबल है। स्टेबल है। इसलिए ग्रुप नंबर 15 और 16 में से आयनाइजेशन एंथैल्पी होना चाहिए था 16 का ज्यादा, और होता किसका है? 15 का 15 का ज्यादा। ये हमने 15 ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? पड़ा हुआ है पढ़ा। सर। बिकॉज वो हाफ फील्ड होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या थे बताओ? -3, +3 एंड +5। +5 का स्टेबिलिटी +5 डाउन द ग्रुप कम होगा कि बढ़ेगा? कम कम होगा। होगा। बिकॉज ऑफ डैश इफेक्ट। इनट इनट पेयर पेयर इफेक्ट। इनर्ट इफेक्ट। इफेक्ट। और इसलिए बच्चों बिस्मथ जो है वो +5 में एग्जिस्ट करेगा नहीं, वो +3 में जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ +5 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ नाइट्रोजन इज 4। और ये लेक्चर में 4। हमने बहुत बार डिस्कस किया है, मैंने याद किया था। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 5 है। +5। और मैं 5 है। वापस से बता देता हूँ, वापस से बताता हूँ, सुन मेरी बात हो। ऑक्सीडेशन नंबर और कोवेलेंसी जरूरी नहीं सेम हो, बराबर है? हाँ हाँ सर। सर। याद रखना सब लोग, ऑक्सीडेशन नंबर और कोवेलेंसी जरूरी नहीं सेम हो। नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 5 है। और 5। मैक्सिमम कोवेलेंस कितना है? 4। 4 है। 4। याद रखना, ठीक है? अदर एलिमेंट्स कैन एक्सपांड देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट। नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला पार्ट, हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है। इसमें से या तो ग्रुप नंबर 16 या तो 17, इन तीनों में से हाइड्रेट का एक क्वेश्चन तो कंफर्म आते ही आते हैं बहुत बार, ठीक है? बेसिसिटी की बात करें तो बच्चों सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? अमोनिया, इसलिए तो वो लिगैंड के तौर पे यूज होता भी है। मेल्टिंग पॉइंट में बच्चों थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट याद रखना, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से थोड़ा सा एबनॉर्मल आंसर आता है। ये सर थोड़ा सा सर आपको याद रखना है। हाँ बोलो। सर मैंने आकाश का क्वेश्चन किया था, उसमें ना मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का रीजन ना मॉलिक्यूलर वेट दिया था। तो मॉलिक्यूलर वेट तो है ही है ना, मॉलिक्यूलर वेट है ही है, नो डाउट। इसलिए तो HbH3 का नंबर 2 पे आया ना। बट अमोनिया का फिर भी ज्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन हाँ वो बॉन्डिंग। समझा मैं। हाँ, तो यहाँ पे तो देखना वो तो ऑर्डर है ही है ना। हाँ सर। उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बच्चों थोड़ा सा प्लीज आपको उसको बैठ के लर्न करना पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड एंगल में बच्चों कल हम लोग को पता है PH3 का एक क्वेश्चन आया था, याद आया कुछ? और बॉन्ड एंगल मैंने बोला था ना ड्रैगोज रूल, यहाँ पे ड्रैगोज रूल अप्लीकेबल है। ड्रैगोज रूल क्या होता है कि अगर सेंट्रल एटम थर्ड या हायर पीरियड से है और सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रॉनिटी 2.5 से कम है, तो ऐसे कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है। इसलिए याद रखना बच्चों, NH3 में हाइब्रिडाइजेशन है, बट PH3, ASH3 एंड SbH3 में हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है। समझा नहीं है सबको? बेटे, नहीं है। तो उसके बाद में आता हाँ है सर। बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? ऑब्वियसली मेटल जो बड़ा होगा वही, SbH3। बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा अमोनिया का क्यों होगा? क्योंकि बॉन्ड सबसे छोटा है। मुझे था इसमें से सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है, SbH3 का कि NH3 का बच्चों? SbH3 का। SbH3 का बॉन्ड अगर वीक SbH3 है का। तो वो इजीली टूटेगा। इजीली टूटेगा मतलब वो हाँ इजीली तो इजीली हाइड्रोजन दे रहा है, देगा। और इजीली हाइड्रोजन दे रहा है तो अच्छा कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। उससे ज्यादा BiH3 हो जाएगा, बिकॉज उसका तो बॉन्ड और बड़ा है। दो टाइप के ऑक्साइड बनाता है, E2O3 एंड E2O5। दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा?
E2O5 E2O5 बराबर ना। उसके बाद में यहाँ पे देखो N2O3 P2O3 दे आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज दे आर नॉन मेटल। ये दोनों एम्फोटेरिक है और ये बेसिक है, तो एक ही एलिमेंट है जो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, बोलो। BiO2 बिस्मथ Bi2O3। बिस्मथ। ठीक है, इनके दो टाइप के हलाइड्स होते हैं, एक ट्राई हलाइड होता है और एक पेंटा हलाइड्स होता है। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटा हलाइड बिकॉज उसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल होता नहीं है। नहीं है। अभी बहुत सारे बच्चे क्या सोच रहे होंगे, सर पेंटा हलाइड क्यों नहीं बना सकता है, नाइट्रोजन तो प्लस वाई दिखाता है। तो नाइट्रोजन का प्लस वाई दिखाना और 5 बॉन्ड बनाना दोनों अलग अलग है, हाँ इसलिए तो सर, मैं बोल रहा था कंफ्यूज मत होना। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5। +5 +5। इसका मतलब ये नहीं कि वो 5 बॉन्ड बनाएगा। हाँ जैसे अभी आप बोलोगे सर 5 बॉन्ड बनाएगा तभी तो +5 होगा, नहीं बेटा। HNO3 में नाइट्रोजन +5 है ना, लेकिन अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो उसका स्ट्रक्चर में 4 ही बॉन्ड है, देखो 1 2 3 और 4। तो +5 का मतलब ये नहीं है कि वो 5 बॉन्ड बनाएगा बच्चों। मैक्सिमम कोवेलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन। बाकी सबके स्टेबल होता है। NF3 स्टेबल है बिकॉज नाइट्रोजन और बाकी हेलोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं है, इसलिए वो नाते नहीं है। उसके बाद में एक्सेप्ट BiF3 ऑल आर डैश कोवेलेंट इन नेचर। ये मेटल के साथ रिएक्शन किया तो नाइट्राइड और फॉस्फाइड बना सकते हैं। ये नोट स्टेटमेंट जो है ना 4 NCERT के हैं, ये MCQ क्वेश्चन है, बहुत बार आए हुए हैं। नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बट नो पेंटालाइड, मैंने पूछा क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट्स और कोवेलेंसी सेम हो भी सकता है और अलग अलग होता है, नहीं भी हो हो भी सकता सकता है। है, नहीं भी हो सकता है। बच्चों नाइट्रोजन +5 दिखा सकता है, इसका मतलब 5 बॉन्ड बनाएगा जरूरी नहीं नहीं है। है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ BF3 एंड NH3 में से BF3 का PS3 का कम है और NH3 का ज्यादा है, ऐसा क्यों बच्चों। हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। EX5 आर मोर कोवेलेंट देन EX3 बच्चों, डैश रूल। अरे फजान रूल, फजान। BIS3 यहाँ पे देखो, BIS3 और NH3 में से ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, BiH3। BIS3 बिकॉज उसका बॉन्ड वीक है ना, हाँ सर, समझा। चलो बॉन्ड अगला क्वेश्चन। एंथैल्पी। डाई नाइट्रोजन बच्चों इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट एलिमेंट है, इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा। डाई नाइट्रोजन, बहुत सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है हमारे सिलेबस में, 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पूछा था हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। ज्यादा ज्यादा है। तो हमको बेटा बाहर से बनाने की क्या जरूरत है, 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसका डिस्टिलेशन करेंगे एयर का, एयर को पहले फिल्टर करेंगे, पूरा डस्ट निकालेंगे, फिर उसको लिक्विफाई करेंगे। लिक्विफायर एयर का जब डिस्टिलेशन करेंगे तो 77.2 पे कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन, और 90 केल्विन पे कौन आ N2 जाता है, निकलेगा, ऑक्सीजन, याद रखना। O2 निकलेगा। हाँ, अगर आपको MCQ में क्वेश्चन आया कि प्योर नाइट्रोजन चाहिए तो याद रखना, विल हीट अजाइड्स। राइट किसको हीट करेंगे, अजाइड। अजाइड। BN अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तभी भी N2 गैस मिलता है, याद रखना। अमोनियम डाइक्रोमेट को भी हीट किया तो N2 गैस मिलेगा। लेबोरेटरी मेथड देखो, NH4Cl plus NaNO2 it gives N2 गैस। स्मॉल अमाउंट ऑफ NO and HNO3 आर ऑल्सो फॉर्म्ड, ये आपको पूछेंगे अगर उन लोगों को बहुत ही ज्यादा डीप में क्वेश्चन पेपर बनाना है तो। इस प्रोसेस में स्मॉल अमाउंट ऑफ NO and HNO3 आर ऑल्सो फॉर्म्ड, दे आर रिमूव्ड बाय पासिंग थ्रू द सोल्यूशन ऑफ डैश, ये पूछेंगे आपको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक, ताकि ये सबको ऑक्सीडाइज कर दे। ठीक है, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस। नाइट्रोजन अभी हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है, क्या हमें कोई प्रॉब्लम हुआ, नहीं नहीं होता है ना। नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स है, इनकी पानी में सोलिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि ये पोलार नहीं है। N ट्रिपल बॉन्ड, इनका बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा, इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। इसके लिए हमारे जो फूड पैकेट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे इट बिकम्स रिएक्टिव। और 2 टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं, एक होता है आयनिक नाइट्राइड्स, इधर नाइट्राइड आएगा, एंड इधर कोवेलेंट नाइट्राइड। ठीक है, याद रखना। और ये रिएक्शन हमारे एटमॉस्फेयर में बारिश के टाइम होती है और इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं। नाइट्रोजन हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके NO बनाते हैं, फिर उसका फर्दर रिएक्शन होकर NO2 बनता है, फिर वो पानी के साथ रिएक्ट होकर HNO3 बनता है, और वो हमारे एटमॉस्फेयर में से नीचे जब जमीन पे आता है तो वो अलग अलग सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं। यूजेस है, in the manufacture of ammonia and calcium cyanamide it provides inert atmosphere, it is used as refrigerant, liquid nitrogen पता ही होगा सबको, it is used to preserve biological specimens and cryosurgery। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमोनिया, अमोनिया को बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये प्लस ये,
याद आया कुछ? इट इज प्रिपेयर्ड बाय डैश प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस। इसका डेल्टा एच नेगेटिव है। व्हाट आर द ऑप्टिमम कंडीशन? ली चार्टलेस प्रिंसिपल के हिसाब से प्रेशर कितना होना चाहिए? 200 एटीएम होना चाहिए प्रेशर। उसके बाद में नेक्स्ट टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 700 केल्विन। कैटलिस्ट जो होता है Fe2O3 और Fe होना चाहिए। प्रोमोटर क्या होता है बच्चों? K2L प्रोमोटर वो होता है जो कैटलिस्ट की मदद करता है, जिससे रिएक्शन का स्पीड और बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। कभी कभी कैटलिस्ट इतना अच्छा कैटलिस्ट नहीं होता है कि वो रिएक्शन की स्पीड को अच्छा खासा बढ़ा पाए, तो हम लोग वहां पे क्या यूज करते हैं? प्रमोटर, बराबर है। और प्रमोटर क्या करता है? रिएक्शन के स्पीड को कैटलिस्ट की मदद करके बढ़ाता है। क्या प्रमोटर खुद कभी कैटलिस्ट का काम कर सकता है? नहीं। नहीं कर सकता। वो खाली कैटलिस्ट की मदद कर सकता है रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने में। तो याद रखना, हाई टेम्परेचर 200 एटीएम 700 केल्विन टेम्परेचर, Fe2O3 या फिर Fe जो है उसमें कैटलिस्ट है, और प्रमोटर जो है वो K2O या फिर Al2O3 है। स्मॉल स्केल पे अगर अपने को अमोनिया गैस बनाना है तो कैसे बनेंगे? अमोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप मुझे बताइए कौन सा टाइप का सॉल्ट है, बताओ। NH4Cl बोलो बच्चों। strong acid with base. इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस ना। तो ये पापा पे गया है, तो इसलिए इसका रिएक्शन NaC बेस के साथ करवा रहे हैं। समझा? सेम वे इन दिस केस अमोनियम सल्फेट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इसलिए इसका रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं, बिकॉज ये खुद क्या है? एसिडिक इन नेचर है। दोनों में अमोनिया गैस मिलता है। यूरिया का हाइड्रोलिसिस करके भी हमें कौन सा गैस मिल रहा है? अमोनिया गैस। नेक्स्ट, इट इज अ कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल। अमोनिया गैस सबको पता है, इट इज पिरामिडल sp3 हाइब्रिडेशन होता है। आगे बढ़ता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अफेक्ट हुआ था। पानी में डिजोल्व होने के बाद में ये बेसिक बनाता है, और सिंस इट इज बेसिक इन नेचर इट रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये हम लोग प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, अभी फिलहाल याद रखना। ZnSO4 के साथ NH4OH का रिएक्शन करेंगे तो ZnOH ट्वाइस का वाइट पीपीटी आते हैं, और FeCl3 के साथ में इट गिव्स ब्राउन पीपीटी। ये लिगेंड्स का काम भी करता है, और copper 2+ से Ag+ के साथ में इट गिव्स डीप ब्लू कलर, और ये आपका व्हाइट हो जाएगा। Ammonia, it is used in the manufacture of fertilizers like ammonium nitrate, urea, ammonium phosphate, ammonium sulfate. Preparation of HNO3 and liquid ammonia is used as a refrigerant. ठीक है। हाँ सर। उसके बाद आते हैं इनका ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये थोड़ा सा अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, बिकॉज इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। बीच में हम लोग पता है एक दिन पेपर सॉल्व करे थे, बीच में आया था N2O5 इज अ कलरलेस सॉलिड है या लिक्विड है? हाँ हाँ, तो आपने N2O5 इसका देखो बेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे एक बनाया था। सॉलिड है। यस, और ये स्ट्रक्चर मैंने बताया था, और ये कलरलेस क्या है? सॉलिड है। तो याद रखना ये दोनों एसिडिक है कि न्यूट्रल है? मैंने बोला भी था न्यूट्रल नो N2CO, न्यूट्रल है। याद है? नो NOCO N2O और CO। N2O हाँ। उसके CO2. बाद में N2O3 NO2 N2O4 एंड N2O5 ये सब सब के एसिडिक सब है। एसिडिक है। ये आपको इजी लगा, ठीक है। याद रखना इसका ब्लू कलर होता है, इसका ब्राउन गैस होता है, ये तो सबको पता ही है। NO2 का ब्राउन गैस होता है। इन सबका स्ट्रक्चर आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे दिया है, ये देखो यहाँ पे आपको इसके स्ट्रक्चर्स भी दिए हुए हैं। ये लोन पेयर कोई याद नहीं रखना है, बट याद रखना अगर आपको कोई पूछे कि इसमें से ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन कौन है, याद आया तो मैंने याद कराया था नो NO2 CN. ClO2, पता है? ClO2। सी ब्लॉक इसमें केमिकल बॉन्डिंग में याद कराया था मैंने। उसके बाद आता है नेक्स्ट बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक ही कंपाउंड हमको पढ़ना है, बस हो गया खत्म अपना। HNO3, इसका नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड ऑन अ लार्ज स्केल बाय डैश प्रोसेस। ओसवाल्ड। ऑसवाल्ड प्रोसेस। आपको ओसवाल्ड एग्जाम में प्रोसेस। क्वेश्चन आएगा बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मैच द फॉलोइंग। नाइट्रिक एसिड आपको आगे लिखा रहेगा हेबर्स प्रोसेस, ठीक है, ऑसवाल्ड प्रोसेस लिखा रहेगा। उसके बाद में कॉन्टैक्ट प्रोसेस आगे आएगा आपको ग्रुप नंबर 16 में। H2SO4। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बैलेंसिंग आया हुआ है ये मोल कंसेप्ट में एक दो बार। अमोनिया का सबसे पहले ऑक्सीडेशन होकर NO बनता है, फिर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर NO2 बनता है। तो पहले NO फिर NO2, फिर उसका रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे। तो नाइट्रोजन का +4 वाला कोई एसिड नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन हुआ। देखो +4 से +5 भी हुआ, +2 भी हुआ, और ये जो +2 बना वो वापस से इधर रिसाइकल हो जाएगा।
जो HNO3 मुझे हमको यहाँ से मिलता है वो कितना परसेंट होता है बच्चों? 68%। और इसको 98% तक हम लोग कैसे करते हैं? बाय डिहाइड्रेशन विद डिहाइड्रेट व्हाट? करके। कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये याद रखना, ये नंबर सब 68% तक मिलता है, जिसको हम लोग डिहाइड्रेट करते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ, एंड वी अचीव अप टू 98%। याद आया कुछ? अगर आपको याद आया तो हाँ मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जब सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनाया था तब हम लोगों ने पता है वहाँ पे ऑजियोट्रोपिक मिक्सचर पढ़ा था। यस। हाँ। और ऑजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है बच्चों? जिसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं? नहीं है। नहीं है, नहीं है। पक्का? दोनों और फेस पता में है वहाँ पे मैंने लिक्विड आपको और बताया कि एसिड, कोई भी एसिड हो और अगर उसका रिएक्ट वाटर के साथ मिक्सचर हो तो पता है वो हाँ एक अज़ोट्रोपिक मैक्सिमम मिक्सचर बनाता बॉइलिंग। है। मैक्सिमम मैक्सिमम बोलेंगे। बॉइलिंग अज़ोट्रोपिक मिक्सचर। एंड पॉजिटिव डिविएशन की नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव। नेगेटिव 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 डेविएशन। डिविएशन बनाया था। वेरी नाइस। लेबोरेटरी मेथड, NaNO3 और KNO3 का रिएक्शन H2SO4 के साथ करेंगे तो HNO3 मिलता है। इट इज अ कलरलेस लिक्विड। लैब ग्रेड HNO3 कितना परसेंट होता है? 68%। 68%। और 68% भी बहुत बड़ा नंबर है। गैसियस स्टेट में इट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंड एक्वस फॉर्म में इट इज एसिडिक इन नेचर। ये क्वेश्चन बच्चों बच्चों बहुत बार आया कि नहीं आया? इट्स अ डैश एजेंट, हाँ स्ट्रॉन्ग सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स ऑन नंबर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ ऑक्सीडेशन। कॉपर के साथ में डाइल्यूट रहेगा तो अलग प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेटेड अलग रहेगा। डाइल्यूट रहेगा तो अलग, सर कॉन्सेंट्रेटेड अलग। रुक जा, पहले सर कंप्लीट करने दे। कॉपर के साथ में इट गिव्स बच्चों NO, एंड इसके साथ में N2O। लेकिन दोनों के इसमें एक चीज देखा, NO2 दोनों में है। और यहाँ पे क्रोमियम और एल्यूमिनियम के केस में इट कॉजेस पैसिवेशन। पैसिवेशन मतलब ऑक्साइड लेयर बन जाता है ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद रखना, कॉपर के केस में NO और जिंक के केस में N2O। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड एंड हॉट रहेगा तो कंफर्म है दोनों में NO2 में ये बनेगा। अगर ये मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है गोल्ड और प्लैटिनम को छोड़ के, तो नॉन मेटल को भी तो ऑक्सीडाइज कर सकता है ना। तो आयोडीन से HiO3 बनता है, कार्बन से H2CO3 बनता है, बट H2CO3 अनस्टेबल होने की वजह से टूट के CO2 प्लस H2O बनता है। सल्फर का H2SO4 एंड फास्फोरस का H3PO4 बनता है। ठीक है। उसके बाद आता है हाँ बच्चों ब्राउन रिंग टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। एंड ब्राउन रिंग टेस्ट जब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री सिखाऊंगा तो वहां पे भी आएगा। इट इज द टेस्ट विच इज गिवन बाय बोथ NO2 माइनस भी ये टेस्ट देते हैं। हाँ, NO2 माइनस भी देते हैं और NO3 माइनस भी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि दे रिड्यूस टू NO बाय अरे सर Fe2 प्लस। क्वेश्चन आया था पहले टेस्ट में। हाँ आएगा, वो मैंने बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट है। Fe2 प्लस सर जो है आपने NO2 नहीं लिखा था। क्या? आपने वो नोट्स में NO2 नहीं लिखा था ना, रॉन्ग होगा। ठीक है ठीक अरे नहीं, NO2 मैंने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में सिखाया है, ये कौन बोला नहीं लिखा है? ठीक है ठीक। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आया था क्या लेक्चर के टाइम में? हाँ हाँ आया था ना, आया था। नहीं, रूम नंबर इनऑर्गेनिक 7 में नहीं आया था तो शायद। आया था सर। ठीक है। रूम नंबर हो गया 7 में हाँ लेक्चर था। चलो ठीक है। Fe2 प्लस NO3 माइनस के साथ रिएक्शन करके पहले NO बनाया था, और फिर FeH2O 6 टाइम्स SO4 के साथ रिएक्शन किया तो FeH2O 5 टाइम्स NO। और इस कंपाउंड का कलर क्या होता है? ब्राउन रिंग। इस कंपाउंड का याद रखना स्टेबिलिटी बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे Fe किस ऑक्सीडेशन स्टेट में था बच्चों? 1। +1 में। और यहाँ पे NO किस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में। में? +1 में। समझ में आया? तो अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो Fe+2 था। +1 अभी सब लोग स्क्रीन में। पे देखो, पहले शांत बैठो शांत बैठो। Fe यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में था? +2 में था, बराबर है। तो यहाँ से यहाँ पे आते थे वो सब +1 कैसे हो गया? तो इसका रीजन ये है कि ये जो NO है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके NO प्लस बना देता है। सर ये क्यों बनाता है? क्योंकि NO मतलब 15 इलेक्ट्रॉन था और NO प्लस मतलब 14 हुआ। और 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बच्चों? 3। और 3 मतलब हाईली स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल, हाईली। तो अगर हाईली वो एक स्टेबल। इलेक्ट्रॉन लूज करे तो किसी को गेन तो करना पड़ेगा। तो Fe जो है पहले क्या था? +2 था कि +3 था? हाँ सर। +2। +2 था तो पहले। उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो किस में कन्वर्ट हो गया? Fe +2 था। +1 में। याद रखना, दिस इज +1 वेरी में। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, और ये बहुत केयरफुली करोगे तो ही आपको ब्राउन कलर का रिंग देखने को मिलेगा, वरना ब्राउन कलर का रिंग देखने को मिलेगा नहीं।
याद रखना, ठीक है। यूजेस एक बार आप लोग पढ़ लेना, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी पढ़ना नहीं है। पूरा का पूरा फॉस्फोरस मैंने हटा दिया है, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट तक ही हमारे सिलेबस में। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। ओके, Yes. अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस जी करते हैं, सर। रुक जाओ। तो स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ सर। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। विच हाँ ऑफ द सर फॉलोइंग ऑक्सीडेशन, क्या? सर वो मेरा एक डाउट था कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर में वो वाटर गैस वाला है ना, उधर निकल लिखा है ऊपर, तो क्या है वो, कैटलिस्ट है क्या? कैटलिस्ट होगा वो, तो वो कैटलिस्ट है वो। हम्म, तो उसका आपने आंसर क्या बोला जो नीतीश ने क्वेश्चन पूछा वो था भी ना? पूछा है 2-3 बार एग्जाम में। क्या क्वेश्चन था? तो वो तीन वगैरह जो उसने ऑप्शन दिया था उसमें क्या आंसर था? क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? उसमें अरे सर, उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, कौन सा ये ग्रुप का है मेटल जो H2 निकालता है, तो आपने SN और PB बताया था, क्योंकि हाँ, तो एस एन सिलिकॉन और हम लोग पीबी में का से मेटल पीबी है। हमने डिसाइड किया ना। हेलो? अच्छा ठीक है। हाँ हेलो? चलो सर। ठीक है, डिस्कस करते हैं, पहले अपन टॉपिक पे आते हैं, चलो। विच ऑफ द हाँ फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर लेड? लेड मतलब पीबी हो गया, पीबी के लिए बच्चों +2 होगा ना। हाँ तो टिन के लिए यस कौन सा सर। है? +4। समझा? नेक्स्ट, ये वाला सिलेबस में नहीं है, सिलिकेट्स नहीं है, PB ये प्लस भी 2, चेन पॉलीमर भी नहीं है। PB के लिए स्टेबिलिटी प्लस। ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज इन द सीक्वेंस बच्चों। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा +1 में? टीएल होगा। टीएल के TL. बाद इंडियम आएगा, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 4। 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बोलो। ये वाला, प्योर सोडियम मेटल डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू सॉल्यूशन, ये एक्चुअली एस ब्लॉक का क्वेश्चन है। NaOH रिएक्ट्स विद ग्लास टू गिव सोडियम सिलिकेट, ये भी नहीं है, सिलिकेट्स वाला पार्ट नहीं है। थर्ड वाला है क्या? हाँ, एक्चुअली थर्ड ही आएगा, इसका आंसर एक्चुअली NaLOH थ्राइस होना चाहिए था। सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। NaLOH 4 टाइम्स होना चाहिए था, ये भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक? बोलो। SNO2। SNO2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्राफाइट? ये भी BN। नहीं है, BN। BN होगा क्योंकि वो नाइट्राइट जैसे ही होते हैं। डी सिलिकेट्स ब्लॉक में में है ये। है, ये भी नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज इन द ऑर्डर, यही सेम ही है। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है क्या बच्चों, ये पेपर एक्चुअली बनाया है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है। AlF3 इज soluble in HF ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ KF, क्यों? K3ALF6। हाँ, क्योंकि वो इसके साथ में रिएक्शन करेगा। पहली बात तो ये वाला जो कंपाउंड है HF, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या आएगा बताओ? यहाँ पे क्या आएगा बताओ? HF है ना, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, यहाँ पे HF AlF3 हो जाएगा। तो यहाँ हाँ पे ये H और प्लस होगा F माइनस बच्चों, इसके साथ बॉन्ड बना के AlF4- बना देगा, और ये H AlF4 बन जाएगा, और फिर बाद में वो हाइड्रोजन K3 के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? K3AlF6, परफेक्ट। जैसे हाँ क्रायोलाइट होता है Na3AlF6। हाँ हाँ। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 मैंने क्वेश्चन बोला था, आज देखो। बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल, बोलो। एक्सेप्ट OH सामने माइनस फ्रॉम आंसर लिखा वाटर है, बोलो रिलीजिंग यार। प्रोटॉन। इट एक्सेप्ट OH- फ्रॉम वाटर पहला वाला। रिलीजिंग प्रोटॉन। द टेंडेंसी टू फॉर्म मोनोवेलेंट कंपाउंड अमंग द ग्रुप 13 इज करेक्टली एग्जिबिटेड बाय, थैलियम जो है सबसे पहले मोनोवेलेंट सबसे बनाएगा। ज्यादा एक ही ऑप्शन है। बिकॉज द इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग,
बताओ Pb+4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, बोलो यस और नो। हाँ Pb+ और हाँ ऑक्सीडाइजिंग हो सर, जाएगा। हाँ हाँ और तो सर। इसका मतलब आंसर SN+2 रिड्यूसिंग। Sn+2 रिड्यूसिंग, Sn+2 रिड्यूसिंग आना चाहिए था। हाँ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनेबल टू फॉर्म MF6 3- बताओ। बी। B। बोरॉन बोरॉन नहीं वही। बना सकता। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेट है बच्चों, बताओ बोरॉन के बाद गाजर गैलियम सी आना है। चाहिए था। गैलियम आएगा बोरॉन के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, PbF4 इज कोवेलेंट, ये देखो गड़बड़ है ना, हाँ PbF4 इज आयोनिक इन नेचर, नेचर। SiCl4 इज इजीली हाइड्रोलाइज्ड। हाँ इनकरेक्ट कौन सा है, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेबल इज नॉट स्टेबल, देखो SiF6 एनसीईआरटी, एस विच ऑफ द एन फॉलोइंग ओ ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, बताओ। SnO2 Which of the following SnO2 statement is not correct according to carbon monoxide? It reduces oxygen carrying ability of the blood. बराबर है। मेरा कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन is less सेकंड stable आएगा, than सेकंड आएगा। oxy hemoglobin. मोर स्टेबल है 80 More टाइम्स stable है, लिखा है 300 times. 300 टाइम 300। It is produced due to incomplete, हो गया ना सेकंड आंसर ना। हाँ सर। बोलो CO क्या है, न्यूट्रल। फर्स्ट ऑप्शन। A का 2 एक ही ऑप्शन है। Which of the following is the correct statement for following? CO2 is a refrigerant for ice cream and frozen foods, right है। CO2 गैस होना चाहिए था कि सॉलिड, सर सॉलिड सॉलिड होना चाहिए सॉलिड था। होना ना चाहिए ड्राई था। आइस ना सर। हाँ वही बोला ना, सॉलिड Right. बोला होना चाहिए था, गैस नहीं ना। द स्ट्रक्चर ऑफ C16 कंटेन्स 12 6-membered rings नहीं and 25-membered rings, हुआ ना गड़बड़। रॉन्ग। देखो हाँ रिसेंट 2021 का क्वेश्चन है। तो बच्चों ये तो कौन सा, ये राइट है कि रॉन्ग है फर्स्ट वाला, सर फर्स्ट वाला भी रॉन्ग आएगा ना। फर्स्ट सेकंड वाला वाला भी रॉन्ग रॉन्ग है, है। आइदर CO2 सॉलिड होना चाहिए था ना। हम्म तो हाँ बताओ जहां जहाँ पे फर्स्ट और सेकंड आ रहा है वो रॉन्ग है ना। हाँ तो बच्चों हो गया ना अपना आंसर हाँ थ्री आंसर। खत्म। एक्चुअली सर जियोलेट्स है जेडेस नहीं, वाला लेकिन आपने ये कराया था स्टेटमेंट पिछली राइट बार। है। हाँ वो लास्ट ईयर कराया था बट नहीं है वो अभी सिलेबस में, हाँ। बट ये स्टेटमेंट राइट है। ठीक है थर्ड और फोर्थ दोनों राइट है। Which of the following is a not correct statement about diboron? मस्त क्वेश्चन है, बोलो। The 4 terminal hydrogen atoms and the 2 boron atom lie in one plane, ये तो राइट है। Both the boron atoms करेक्ट are है। sp2 hybridized, रॉन्ग है। रॉन्ग है। wrong है, नहीं sp3 होना SP3। चाहिए था। P3 Correct statement, diamond is sp3 hybridized and graphite is sp2, राइट है। हाँ करेक्ट हो है। गया, फर्स्ट ही राइट है। दोनों लुब्रिकेंट के तौर पे यूज होता है, नहीं। दे 2 डायमेंशनल, नहीं। कोवेलेंट, नहीं। दोनों के दोनों कोवेलेंट है, हो गया। इज दैट क्लियर? थैंक यू सर। यस सर। हाँ बच्चों सर। इसमें ना थोड़े क्वेश्चन है, मेरी बात ध्यान से सुनो। पी ब्लॉक में थोड़े क्वेश्चन जो है ना कुछ ज्यादा सॉल्व कर नहीं सकते, बिकॉज जो थियरी हम पढ़ रहे वही क्वेश्चन है, हाँ समझा। तो इसलिए थोड़ा जी क्वेश्चन सर। और इसलिए मैं ना थोड़ा सा इसमें क्यों अवॉइड कर रहा था, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ना वो सब नहीं है हमारे सिलेबस में। तो इसलिए मैंने सोचा कि जितना जल्दी अपन आगे बढ़ रहे, जो हाँ क्वेश्चन है सिलेबस के, और जो क्वेश्चन अपने देखो सिलेबस से रिलेटेड है, कुछ हार्डली सेकंड्स लग रहे हैं अपने को। हाँ सर। और अगर एक बार अगर आप अच्छे से ना पूरे नोट्स रीड कर लोगे ना तो आपको और इजी लगेगा। इज इट सर मेरे क्लियर? ग्रुप सर मेरे हाँ बोल ग्रुप बेटा। 15 की कोई ग्रुप 15 में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है, लाइक वो याद ही नहीं रह रहा, बार बार उसके क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते। देखो ग्रुप 15 में कैसा, मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे किसके ऊपर, सबसे पहले देखो स्क्रीन। ग्रुप 15 जो है ना उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है एक तो हाइड्राइड्स के ऊपर, और हाइड्राइड्स में अगर आप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को याद नहीं रखोगे तो थोड़ा एक प्रॉब्लम है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आ सर ना सकता है, मैं आपको बता 1432 दूं। हाँ वो आपको याद रखना 3145। पड़ेगा। उसके बाद में डाई नाइट्रोजन जो है, डाई नाइट्रोजन में याद रखना कि कितना टेम्परेचर पे कौन सा गैस रिलीज हो रहा है। प्योर नाइट्रोजन चाहिए तो अजाइड्स होना चाहिए। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, ये है। उसके बाद में थोड़ा प्रिपरेशन आपको याद रखना, इसमें एक ही चीज याद रखना, अगर आप किसी को वाइवा दे रहे हो तो ही आपको याद रहेगा ये। हाँ या तो एक और काम कर सकते हैं, आप क्या करो पता है, जैसे अभी ये लिखा हुआ है ना, तो इसमें से ना ये प्रोडक्ट हटा दो, हाँ ये ऐसे ऐसे हटा दो। मैं बोर्ड पे कैसे सिखाता हूँ पता है ना सबको, खाली हेडिंग्स लिख के रखता हूँ और बाद में उधर फिल इन करने का, तो तुम भी ऐसा फिल इन करो। और इसमें कोई ऑप्शन है ठीक नहीं, है और ज्यादा बड़ा है नहीं बेटा, मुझे तो ये दो ही तो 1.5 पेज है खाली, अभी कुछ है ही नहीं। आप अगर फॉस्फोरस पढ़ते बैठोगे तो आपको तो कंफ्यूजन होगा ही। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला था, यू शुड नो योर सिलेबस। अगर आपको सिलेबस नहीं पता, आप इस फॉस्फोरस के पीछे एग्जाम के पहले भी 2 घंटा, एग्जाम के टाइम में भी 2 घंटा निकालोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। इज दैट ठीक क्लियर? सर। ऑक्सी एसिड देख के जाए। ये नहीं जरूरत नहीं है, यही जरूरत नहीं है, खाली एक बार रीड कर लेना।
ऑक्सी एसिड्स में नहीं है बच्चों सिलेबस में। ठीक। हाँ सर अगर ऑक्सी फॉस्फोरस एसिड आया सल्फर ना भी तो नहीं है? खाली ठीक है हाँ ठीक है। फॉस्फोरस सल्फर भी नहीं है? नहीं 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 ऑक्सी फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के कुछ नहीं है आदर्श। ओके। ठीक है सर ठीक है। ये सब बच्चे ऐसा लर्न करके जा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है, आने वाले नहीं है। हाँ एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा पता है कि आपको इसका H3PO3 का बोल दे कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो बच्चों को लगता है ऑक्सो एसिड का क्वेश्चन आ रहा है, क्या है वो तो पी रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है। हाँ समझा? सर। हम्म। हम्म। एक बार खाली रीड कर लेना, बट इसको लर्न करके जाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। इज इट क्लियर? हाँ सर। बच्चों यस 5 मिनट के सर। बाद पेपर डिस्कस करेंगे।